As I promised you in the last video that I will drop the whole Pillar 1 revision session. So here is the Pillar 1 active recall session by Munal Sir's handout. यहाँ से हर साल Pillar 1 से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली आते हैं. It means 15 marks guaranteed if you are covering this session. इस सेशन में हम पूरा एक्टिव रिकॉल करेंगे. आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर देंगे और कमेंट करेंगे. आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई द यूपीएससी प्रीलिम्स. अगर आप इसको कमेंट करेंगे तो आप इसको महसूस करेंगे. चलिए पूरा पिलर 1 बाय हार्ट विदाउट लीविंग एनीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ बाय हार्ट कवर करते हैं. चलिए. सो दिस इज द इंडेक्स और हम इंडेक्स से ही पढ़ेंगे और जैसे ही हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा हम डायरेक्ट अपने मेन मटेरियल पे जाएंगे, उसको देखकर वापस आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पिलर 1. जो चीज़ें मैंने कट कर रखी है, जो चीज़ें मैं नहीं बट पढ़ाऊंगा वो लिटरली इंपॉर्टेंट नहीं है. आप सिर्फ वो पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट विद मनी फंक्शन. व्हाट इज मनी? फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? एसटीडी. व्हाट इज दिस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. नो. स्टोर करते हैं हम पैसे को, कहीं ट्रांसफर करते हैं. डिफर्ड पेमेंट्स, कई और तरीके के लिए हम पैसे को रखते हैं. बस. एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पीटी स्पेशली. ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए था. नाउ मनी एवोल्यूशन एंड टाइप्स. मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है आपको एक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए. ये वाली क्रोनोलॉजी कैसे याद रहेगी? पहले कमोडिटी मनी आया, फिर मेटेलिक मनी आया, फिर मेटेलिक मनी में फुल बॉडीड कॉइन वर्सेस टोकन कॉइन्स देखे गए, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या नहीं होती, पेपर मनी, लीगल टेंडर. ठीक है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. कमोडिटी मनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या नहीं? आंसर है यस, होती है. आई होप आपको कमोडिटी मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है पता हो. लेकिन अगर ये 5 रुपये का सिक्का है हमारे पास, ठीक है, तो पहले क्या होती थी, कुछ कंपनियां क्या करती थी, हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन को वो लोग मेल्ट करके 10 ब्लेड्स बना लेते थे. ब्लेड्स, ठीक है. और ये 10 ब्लेड्स की कीमत 10 रुपये थी. तो 5 रुपये से उनको 5 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा था. तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा थी. तो पहले के ज़माने में जब सिल्वर के कॉइन्स होते थे, अगर उन पर 1 लिखा हुआ है तो उसकी कीमत 1 रुपये नहीं, लोग सिल्वर को मेल्ट करके उसको 10-15 रुपये में बेच देते थे. दैट्स हाउ इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ज़्यादा थी. मेटेलिक मनी, उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. मेटेलिक मनी में फुल बॉडीड वर्सेस टोकन कॉइन्स. फुल बॉडीड और टोकन कॉइन्स को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ समझ जाओ कि जो टोकन कॉइन्स होते हैं, हमारा कॉइनेज एक्ट 2011 प्रोहिबिट करता है मेल्टिंग ऑफ कॉइन. कि अगर हमारे इंडिया के 5, 1, 2 ये भी जो भी सिक्के होते हैं आप इनको मेल्ट नहीं कर सकते हो. और ये कौन रोकता है हमें? कॉइनेज एक्ट 2011. ठीक है. नाउ पेपर मनी. अब पेपर मनी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी है? क्या आपके पास जो 500 का नोट है, अगर मैं उसको 3-4 उसके टुकड़े कर दूं और मैं उसको सेल करने जाऊँ, क्या वो बिकेगा? क्या उसकी कोई कीमत रह जाएगी? नो. तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है. ओके. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज लीगल टेंडर. लेकिन लीगल टेंडर समझने से पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज फियात मनी. अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखो पढ़ते वक्त. जहां पे मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन फियात मनी क्या है, अगर आपको सच में लगता है ना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लायक हो, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, आंसर करो सारे यहीं पे अभी के अभी. आपको पता लग जाएगा आप कितने लायक हो. दैट्स हाउ यू नो कि आप प्रीलिम्स 2024 निकालोगे या नहीं. ठीक है. फियात मनी क्या होता है आप कमेंट करो वीडियो को पॉज करके. ठीक है. मैं अब कंटिन्यू करता हूँ पढ़ाना. फियात मनी. फियात मनी बेसिकली होता है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर एंड साइमल्टेनियसली. इट मस्ट बी इशूड ऑर्डर ऑफ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक. तो फियात मनी बेसिकली वही होता है कि जो या तो फिजिकल, जिसका अस्तित्व हो, मतलब आप अगर माइंड में भी सोचो हाँ वो है, कुछ भी हो सकता है. वो क्रिप्टो कॉइन भी हो सकता है, फिजिकल करेंसी हाथ में भी हो सकता है, आपके बैंक में भी हो सकता है. वो एक तो उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. दूसरा, वो फियात मनी तब बनेगा, वो फियात कब बनेगा? वो फियात तब बनेगा जब उसको कोई किंग, क्वीन या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उसको इशू करता है मार्केट में कि भाई हमने इसे निकाला है अपने देश में चलाने के लिए, तो वो बन जाता है फियात मनी. बट लीगल टेंडर कब बनता है? जब वो फियात मनी हो. ठीक है. बट लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स. डेट्स का मतलब यहाँ पे है कि कोर्ट में भी आप उसको दे सकते हो, किसी को भी आप दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा उसको लेने से. बट फियात मनी हमारे जो पहले आपको याद हो 500 रुपीज़ के जो नोट्स थे 1000 के, दैट इज़ अ फियात मनी. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो एक तो वो उनकी एग्जिस्टेंस है पहली, दूसरा उनको गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने जारी कर रखा था. तो ये फियात मनी तो है, बट ये लीगल टेंडर नहीं है. आप इनको कोर्ट में अब नहीं दे सकते, ये कहीं भी पेट्रोल पंप पे कहीं भी इनको नहीं दे सकते. तो इनका लीगल टेंडर था वो तो चला गया, बट ये फियात मनी है. ठीक है. ना आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया था, ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स. मनी ऐप नाम था उसका, मनी ऐप, कांट डिटेक्ट काउंटर फिटिंग.
इतना याद रखना है, जो मनी ऐप है ना, इससे जाली नोट है या असली नोट है इसको पता नहीं लगा पाता था। अब यहाँ भी ये है डीमोनेटाइजेशन ऑफ फियाट मनी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मत पढ़ना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। MICR 9 डिजिट कोड होता है, आयरन ऑक्साइड इंक यूज होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, बैंक मनी में, डिपॉजिट मनी में पढ़ते हैं पेपर ऑर्डर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। अब चेक क्या होता है? चेक में 3 लोग होते हैं, ड्रॉवर, सेंडर। एक होता है ड्रॉवर जो सेंड करता है, ड्रॉवी जिस बैंक में जाता है, पे जो रिसीव करता है, ठीक है, ठीक है। नाउ ये आपको पता चल गया। अब एक होता है चेक के कई तरीके से होते हैं, एक होता है पोस्ट डेटेड, एक होता है स्टिल नॉट विथड्रॉन इन 3 मंथ्स। एक पे तो ये होता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप निकाल सकते हो, और एक होता है इस पर कोई डेट मेंशन नहीं होती, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको उसको करवाना पड़ता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज DD एंड ओवरड्राफ्ट? तो डिमांड ड्राफ्ट में आपके बैंक में पैसे होना ज़रूरी है, तब आप डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसे हैं, आप गए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपने बोला, आपने ऐसे DD जारी कर दिया, आपने अपने बैंक से बोला कि 10,000 रुपये की मेरे को पर्ची काट के दे दो मेरे अकाउंट की, ये आप इनको देखो, ये अपने आप यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, यू गेट DD। ओवरड्राफ्ट में आपके पास पैसे नहीं होती है, यहाँ आपको लोन की तरह पैसा मिलता है। तो याद रखना, ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म टाइप लोन, ठीक है, ओके। नाउ चेक जो है वो NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम यूज करता है, मतलब चलाता है। NPCI ने एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम चलाता है, उसी के थ्रू ये वर्क करता है। IFSC क्या है? जो हमारे बैंक में लिखा होता है IFSC कोड, वो एक 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ठीक है। नाउ CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम, ये क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंकिंग सॉफ्टवेयर विद वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकों का एक ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपने सारे काम कर सकते हो, कि पासबुक अब कितने पैसे आपके में आए हैं, गए हैं, कितने पैसे आपके बचे हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत सी जानकारी ले सकते हो। नो ये NGT के इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इससे बता नहीं रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको समझ लोगे ना, दैट इज इनफ फॉर यू, 100% वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है, ठीक है। नो LPSS लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड टेम्परेरी सॉल्यूशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये LPSS क्या है कि अगर जो भी आप UPI, जो भी बैंकिंग चीज़ें आप यूज़ करते हो, अगर ये का काम ना करे, तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त की, ये आपके लिए काम आए। NPCI क्या है? बस इतना याद रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि UPI, अब यहाँ पे तो बताओ, UPI पुश पुल ट्रांजेक्शन। अच्छा, पुश होता है जब आपका मन करता है तब आप अपना फ़ोन रिचार्ज करते हो, बट पुल ट्रांजेक्शन क्या होता है? आपने ऑटोमेटिक मोड पे लगा रखा है पेटीएम में कि जैसे ही मेरा रिचार्ज खत्म होगा आप रिचार्ज कर देना खुद ही, तो उसे कहते हैं पुल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वही NPCI ने UPI में एक और एडिशन किया था, 1 2 3 पे 4 फीचर्स फ़ोन, कि आप अपने फीचर फ़ोन का मतलब होता है वो जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उनका यूज़ करके आप UPI का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 का है वो कहता है कि हमारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, स्टडीली इंक्रीज्ड हुआ है, ठीक है। UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट, यूजर्स एड मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू हिज UPI लाइट वॉलेट। आई होप आपको समझ आ गया है। फिर UPI ने क्या किया? UPI लाइट ने बेसिकली NFC का यूज़ किया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी की UPSC PY में पूछी गई है, जहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस, मोर फास्टर, एरर फ्री, यहाँ वर्ड है एरर फ्री। फिर आए कन्वर्जेशनल पेमेंट्स एंड UPI वॉइस कमांड पे, जैसे जो ब्लाइंड लोग हैं वो कैसे पे कर सकते हैं? आप उन्होंने बस अपने आवाज़ से बोला कि 500 पे कर दो, तो 500 पे हो जाएगा, ठीक है। अब NPCI का एक और सिस्टम है UPI भीम फुल फॉर्म। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, एंड फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसमें कोई कार्ड इन्वॉल्व नहीं होता और इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अब ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है ये मत जानो, बस ये जान लो इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। NPCI रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे वर्क्स इन 3 चैनल्स। अब जो ये रुपे कार्ड होता है, जो आपका डेबिट कार्ड होता है, बेसिकली वो कैसे काम करते हैं? ATM, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस और पोर्टल्स, 3 जगह काम करता है। ATM में आप उसको लगा के पैसे निकाल सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस एक मशीन होती है ना, जब आप जाते हो आप कपड़े खरीदते हो, आपको एक मशीन पकड़ाते हो, उस पर आप कार्ड लगाते हो। और तीसरा पोर्टल, वेब पोर्टल पे जाके वहाँ रजिस्टर करके भी पैसे का यूज़ कर सकते हो। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन है, इन सब में आपको कुछ ज़्यादा जानने की नीड नहीं है। यहाँ पे ये जानने की नीड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर E-Rupee बाय NPCI। सबसे पहले E-Rupee किसने निकाला है? NPCI ने। SMS QR बेस्ड प्रीपेड कैशलेस, याद रखना, प्रीपेड पहले से पेड होता है, कैशलेस होता है। कोड कैन बी मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं अनटिल अमाउंट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जब तक कि अमाउंट पूरी तरीके से आप एग्जॉस्ट ना कर लो, ठीक है। तो E-Rupee बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे
ये एक्स है, इनको एक स्कूल बैग ले रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको ये सब्सिडी दी, इनके पास एक कोड भेज दिया कि जाओ ये कोड शूज़ वाले की शॉप पे दिखाओ, वो अपने आप कर लेगा। तो ये जैसे 5000 इनको दिए गवर्नमेंट ने, तब ये जाके इसको कैश करवा सकते हैं। ये इस तरीके का SMS QR बेस्ड प्रीपेड कैशलेस ई रुपी है। मुद्दा ये है कि इसके लिए आपको बैंक अकाउंट की नीड नहीं है, ठीक है, याद रखें ये चीज़। QR कोड्स कंपलसरी टू इम्प्लीमेंट UPI भारत QR फ्रॉम 2022, बस इतनी सी न्यूज़ काफ़ी है, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक मनी, ठीक है, याद रखना क्रेडिट और डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। व्हाट इज कार्ड टोकनाइजेशन? तो बेसिकली याद रखना, जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, वहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड करते हो, ठीक है। अब आप जब भी जाते हो आपको अपना कार्ड ऐड करना होता है, या फिर वो कहते हैं हम आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता था ना, पहले उस स्क्रीन को ना अगर कोई एक्सेस कर ले, कोई हैक वैक कर ले, तो हमारे सारे पैसे लूट सकते थे, ठीक है। इस वजह से RBI ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश ने NPCI बेसिक ने क्या किया, टोकनाइजेशन लेकर आई। टोकनाइजेशन क्या होता है, आप जैसी कार्ड की डिटेल डालोगे वहाँ पे, वो सेव तो करेगा लेकिन तुरंत उसको एक टोकन प्रोवाइड कर देगा। मतलब उसको ऐसे कुछ A136 ऐसा दे देगा नंबर, आपका रियल कार्ड नंबर तो गायब हो जाएगा। तो इससे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। उसके बाद आता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन कार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद NPCI BEN यूज टू बाय ट्रेन, बस टिकट एटसेट्रा। मतलब एक ऐसा कार्ड जिससे आप मेट्रो की टिकट खरीद लो, ट्रेन की टिकट खरीद लो, कहीं चले भी जाओ, उस एक कार्ड से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। फास्टैग आपको पता ही है, RFID टेक्नोलॉजी यूज करता है। जब आप टोल, जैसे आप हाईवे में जाते हो तो वहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ता है, तो ये फास्टैग अपने आप इसको कार को इसके स्कैन कर लेते हैं और आप निकल जाते हो। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, फुल फॉर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, जब आप ATM से पैसे निकालते हो तो हर एक टाइम एक फीस कटती थी, एक कटती है 0.1 रुपीज़ मान लो, ये होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। इंटरचेंज फी बाय NPCI 2023 मार्च। अब देखो ATM और उसके टाइप में आपको बता दो, बैंक, ब्राउन, वाइट, माइक्रो, 4 तरह के ATM होते हैं। पहला तो बैंक ही ओन करता है, बैंक ही उसमें पैसे डालता है। दूसरा ब्राउन, बैंक का मशीन तो बैंक की है लेकिन उसमें पैसे बाहर से कोई और कंपनी डालती है, ठीक है। वाइट, प्राइवेट बैंक भी प्राइवेट किसी, जैसे अंबानी साहब का है, और उसमें पैसे भी अंबानी साहब डालते हैं। माइक्रो, आधार यूजिंग पैसा निकालो, आप जाते हो, आप अपना अंगूठा लगाते हो, थंब प्रेशर देते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, कि कैसे गवर्नमेंट ने चाहा कि RBI ने जाके कैशलेस इकोनॉमी बनाते हैं। देखो 2019 में RBI ने सेटअप किया नंदन नीलकनी कमेटी। अब इतना याद आपको रखना है कि जो नंदन नीलकनी कमेटी थी वो कैशलेस इकोनॉमी की रिगार्डिंग थी। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ रुपीज प्रोवाइड फंडिंग सब्सिडी टू एनकरेज मर्चेंट इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है। ग्लोबल ट्रांसफर, इंडिया UAE LCSS UPI IPP लिंकेजेस, RBI UAE सेंट्रल बैंक साइन लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। और ये करंट अफेयर है, ठीक है। बेसिकली बात क्या है, देखो अगस्त का करंट अफेयर है ये, ठीक है। बेसिकली बात क्या है, RBI और UAE ने मिलके एक लोकल करेंसी में साइन बोला है कि हम सेटलमेंट सिस्टम अपना अलाउ करेंगे, आप हमारा रुपये एक्सेप्ट करो, ऐसा हमने साइन किया है। विल अलाउ इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, इन्वेस्टर, टूरिस्ट टू पे इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये सब क्या है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना जो स्विफ्ट है ना, वो एक मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पर काम करता है कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की नीड नहीं है, फालतू अब इस पर मत पड़ना, ठीक है। एक बार समझते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स देर विल बी नॉट बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट डिस्पाइट हाई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने 10 रुपये की मशीन लगाई, ठीक है, और आपको 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो इसका कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब कम लगाने पर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर 20 रुपये लगाने पे 5 रुपये का फायदा हो रहा है, मतलब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है और हमसे प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब नुकसान में, यही है इसका मतलब, ठीक है। RBI ने एक बॉडी बनाई BPSS। अब आप फुल फॉर्म इसकी लिखोगे, लिखो फुल फॉर्म, पॉज करो वीडियो और लिखो। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। 1998 में नरसिम्हम कमेटी ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, 1998 में इसके रिगार्डिंग नरसिम्हम कमेटी बिठाई। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैव टू रजिस्टर विद RBI's BPSS, वेदर बैंक, नॉन बैंक, PPI, वॉलेट एक्सेट्रा, सबको इसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो 1998 में नरसिम्हम सेकंड कमेटी आती है, 1998 के बाद 1998 में सेकंड कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स, 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, बस। अब
बहुत लोग कह रहे हैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ नहीं आया। नथिंग भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज द ओनली थिंग आपको रटना ही है। अब यहाँ पे देखो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में पढ़ना। एक बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भारत का आरबीआई निकालता है, ठीक है। हॉट वॉलेट इंटरनेट से चलता है, कोल्ड वॉलेट विदाउट इंटरनेट चलता है। देखो, वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड आई निकाला था ऑस्ट्रेलियन डिनोमिनेशन में, मतलब ऑस्ट्रेलियन करेंसी में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, ऐसे समझ लो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड निकाला था, बॉन्ड आई, ठीक है, याद रखना। बिल ऑफ राइट्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला था। बिल ऑफ राइट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, क्या है, क्यों है, कुछ जानने की नीड नहीं, आपको समझ आ गया, दैट इज इनफ। याद रखना, MICA रेगुलेटेड बाय EU 2023, जो MICA है ना, MICA, ये क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला लॉ है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करेगी, और ये किसने निकाला, यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है ये। अब याद रखना, ये भूल मत जाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। और CARF फ्रेमवर्क बाय OECD, और जैसा ये है ना, वैसे CARF है, इसको OECD ने निकाला था 2022 में, इसको भी मत भूलना, ये भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। नाउ व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी में ना, आप देखो कि कभी तो बिटकॉइन अप जाता है, कभी डाउन जाता है, तो कितना ज़्यादा लोगों को लॉस होता रहता है, कभी फायदा होता रहता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, ये ना पीछे बैक में ना कोई अच्छी करेंसी के साथ ही टच में रहते हैं, क्योंकि गिरते नहीं है ज़्यादा। जैसे टाइप ऑफ ये है तो क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बाय असेट्स लाइक गोल्ड, डॉलर, फियाट करेंसी, इन सब के साथ ही अटैच होते हैं, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा गिरती नहीं है, तो ये सेफ होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, स्टडी इन डिटेल, इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्रिप्टो CBDC, ठीक है। अभी के लिए CBDC यहाँ पे छोड़ो, लास्ट PYQ भी था ये, है ना। तो अभी CBDC को क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के इसी वीडियो में आगे पूरा CBDC कवर कर देंगे, ठीक है ना। E-Rupee वर्सेज E-Rupee, अब E-Rupee वर्सेज E-Rupee इसी के ऊपर बेसिक बात है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसको कवर कर देंगे, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन, आप देखो, नॉन फंजिबल टोकन 2022 का PYQ है। इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, तो कोई फिजिकल एसेट है उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। नॉन फंजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, जो फंजिबल ना हो, जो अगर तोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स होते हैं ये, मतलब क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स है डिजिटल फाइल, फोटो, JPG, एनिमेटेड इमेज, GIF, इन सबको कहते हैं मल्टीपल। जैसे म्यूजिक फाइल होते हैं, सॉरी, म्यूजिक फाइल, MP3 सेक्टर, ये सब भी इसमें आते हैं, ये सबको स्टोर किस में किया जाता है, ब्लॉकचेन में। तो कैन नॉट बी ट्रेडेड एक्सचेंज, और इनको ट्रेड या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अब देखो, अगर 2000 के नोट को मैं बोलूँ फंजिबल है या नहीं, आप बताओ, है या नहीं, नहीं है। अगर देखो, नहीं, 2000 का नोट अगर हम 500 के डिनोमिनेशन में देखें तो वो फंजिबल है, ठीक है। बट क्या डायमंड फंजिबल है, ध्यान से सोचो, अगर कोई डायमंड है, ये डायमंड है, और मैंने इसे तोड़ दिया, इसकी कोई कीमत है, नहीं, डायमंड की फिर कोई कीमत नहीं है, डायमंड इज नॉट फंजिबल, अंडरस्टैंड। तो डायमंड फंजिबल नहीं है, तो ऐसे आपको समझना है नॉन फंजिबल टोकन। और वैसे भी देखो, ये ना इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज है, यहाँ आपके माइंड में अगर हल्का सा भी याद आ रहा है ना, तो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमी, हमारा पिलर 1 का 1A खत्म हुआ है अभी, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है, वो पढ़ते हैं। एंजल्स लॉ, इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टेट दैट एज द हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेज, कहता है एंजल्स लॉ, जैसे आप हो, अगर आपके हाउस होल्ड, घर की इनकम बढ़ेगी, जैसे पहले 10,000 थी कमाई आपकी सैलरी, अब 50,000 हो गई, तो अब पैसे पे ज़्यादा फूड के ऊपर खर्च ना करके पैसे आप लग्जरी पे करोगे, कपड़े खरीदोगे, कार खरीदोगे, यही कहते हैं एंजल्स लॉ। What is misery index? Measure the degree of economic distress felt by everyday people due to risk of joblessness combined with increasing cost of living. X के पास ना तो जॉब है और इनको घर खर्च भी देखना है, तो मिजरी इंडेक्स कहता है, ये जो इनको डेली का जो टेंशन सहना पड़ता है ना, उसे कहते हैं मिजरी इंडेक्स। कुज़नेट्स कर्व shows the relationship between economic growth and inequality. It is inverted U-shaped, meaning that बात इतनी सी है कुज़नेट्स कर्व में, जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो कुछ लोग, देखो ध्यान से, जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो कुछ लोग तो ऊपर, इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्यों, देखो कैसे हो, XY, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इनके पास पैसा आया, ये तो बड़े हो गए, बट इनके पास नहीं आया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई, क्योंकि ग्रोथ के लिए हम डेवलपमेंट नहीं देखते कि दोनों हो रहे हैं, नहीं, किसी एक की भी हो रही है तो मतलब ग्रोथ हो रही है, X बढ़ गया, Y नहीं, तो क्या होता है, यू जाता है ग्राफ नीचे, फिर लेकिन धीरे 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 वो पैसा गरीब के पास भी थोड़ा बहुत आता है, तो वो यू करके बनता है, इसे कहते हैं कुज़नेट्स कर्व, धीरे धीरे इक्वालिटी आती है। What are given goods? ठीक है, given goods देखो, given goods are essential low income non luxury goods that do not have many
substitutes. Big essential their demand increases even if the prices increases due to the limited supply. Given goods वो होते हैं जो लो इनकम होते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, दैट डो नॉट हैव एनी सब्सटीट्यूट. तो इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता. फॉर एग्जांपल मेडिसिन, ठीक है, आपको लेनी ही पड़ेगी चाहे वो महंगी क्यों ना हो जाए. वही वेबलेंट गुड्स आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड लाइक गिवन गुड्स, और वेबलेंट गुड्स इनकी एक्सेप्शन है. द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट वेबलेंट गुड्स आर लग्जरी गुड्स. दिस मीन्स दैट दीज गुड्स आर नॉन एसेंशियल आइटम्स बट देयर डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस. तो समझ लो रोल्स रॉयस है, ठीक है. अब ये जो कार है चाहे ये 12 करोड़ से 50 करोड़ की हो जाए, लेकिन तब भी लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है. एसेंशियल नहीं है लेकिन तब भी लग्जरी में रखने के लिए खरीदेंगे. व्हाट आर इंफीरियर गुड्स whose demand drops as income increases. जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है. इम्पॉसिबल ट्रिनिटी इज ऑल्सो रेफर्ड एज मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा. कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो साथ में नहीं हो सकती, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता, मतलब बिना किसी से पूछे आप दुबई में पैसा भेज रहे हो, अमेरिका में पैसा भेज रहे हो. फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट आप नहीं कर सकते कि अब मेरी करेंसी पे फिक्स्ड रहेगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. ये सारे कॉन्सेप्ट ना आप पिलर 4 में समझोगे, आपको ऐसे समझ आता होगा. इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रख सकते, आपकी आज़ादी से जो मर्जी करने दो, ऐसे वो गरीब तो गरीब ही रह जाएगा. नाउ हियर आर सम अदर ग्राफ्स जो कि यूपीएससी पूछता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन. गिनी कोफिशिएंट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टैटिस्टिक्स में मेजर करता है एक पॉपुलेशन में. अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो ये फुल इनइक्वालिटी दिखाते हैं कि बहुत इनइक्वालिटी, और 0 है तो कहता है फुल इक्वालिटी है. Thus, higher Gini coefficient indicates greater inequality. अब देखते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है. रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम कहता है, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है ना, यूपीएससी पीवाईक्यू है, सीडीएस में पूछा गया है, तो 100% यूपीएससी यहाँ से तो क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है. कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग. बोरोइंग टुडे मीन्स हायर टैक्सेस इन फ्यूचर. कंज्यूमर विल कंसर्न अबाउट फ्यूचर जनरेशन. तो कहते हैं कंज्यूमर जो होता है वो आगे की सोच के चलते हैं. जैसे हमारी इंडिया में ना हमारे माँ बाप हमारे बारे में सोच के चलते हैं कि अगर आज हमने लोन लिया तो कल को हमारे बच्चों को उसको चुकाना पड़ेगा, या हमें कल उसमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है. गुड हॉट्स लॉ अटेम्प्ट बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द लेवल ऑफ लैंडिंग बाय बैंक्स इंपोजिंग सर्टेन कंट्रोल्स. तो गुड हॉट्स लॉ कहते हैं कि बैंक कुछ स्टेप्स उठाते हैं जिससे कि लोन की प्रक्रिया को थोड़ा रेगुलेट किया जा सके. सब कुछ लोन में मत दो, या लोन को ज़्यादा रोको मत, जिसको चाहिए दो भी, कुछ इस तरीके का. ओकुन्स लॉ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी. तो अगर आपकी ग्रोथ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, ठीक है. ग्रैंडफादर्स क्लॉज इज एन एग्जम्पशन अलाउज पर्सन्स और एंटिटीज टू कंटिन्यू विद एक्टिविटीज और ऑपरेशन दैट वर अप्रूव्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस. सच अलाउंसेस कैन बी परमानेंट, टेम्पररी और इंस्टीट्यूटेड विद लिमिट्स, ठीक है. गोल्डन हैंडकफ कंपनी बोनस रॉयल्टी देकर एम्प्लॉय को रोक के रखे अपने पास. समझ आया. तो गोल्डन हैंडकफ रूल बेसिकली क्या है, आप एक्स हो, ये आपकी फैक्ट्री है, ये वाई है वर्कर है, आप चाहते हो अभी वाई को, ये कंपनी है जेड, इसने ऑफर दिया मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप इसको बोनस और इसकी सैलरी बढ़ा के अपने पास रोक के रखते हो क्योंकि आपको पता है इससे आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो. तो इसे कहते हैं गोल्डन हैंडकफ. फिलिप कर्व क्या है? फिलिप कर्व देखो, दिस इज अ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब बेरोजगारी कम होगी. अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी. इसका मतलब ये कैसे? देखो, अगर महंगाई क्यों बढ़ती है? जब लोगों को किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए. समझ लो लोगों को ये एक्स नाम का एक मटेरियल, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और ये वाई नाम की कंपनी इसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है, इसको वाई नाम की कंपनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन लोगों के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब वाई क्या करेगा? एक नई फैक्ट्री सेटअप करेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए. अब यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ लगाएगा. तो देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, महंगा हो रहा था ये सामान. अब जो पहले 10 रुपये में बेचता था क्योंकि डिमांड है तो वो 20 में बेचेगा, इन्फ्लेशन हो गई. अब यहाँ पे 100+ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट पिलर 1A. अब हम स्टार्ट करेंगे पिलर 1A2 यहाँ से, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, लेट्स नो व्हाट इज दिस. FRBM एक्ट 2003. देखो, जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसको बस बहुत ध्यान से सुनना और अपने माइंड को बहुत शार्प तरीके से यहाँ पे एक्टिव रखना, ठीक है. ये सीरीज आपकी लाइफ चेंज कर देगी. देखो, FRBM एक्ट 2003 क्या कहता है? गवर्नमेंट कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट X% ऑफ GDP. गवर्नमेंट कांट. FRBM एक्ट बेसिकली ये कहता है, FRBM एक्ट, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है ना, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ. 2003 ये वाला कहता है
कि अगर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट X% से जीडीपी के X%, मतलब अगर जीडीपी हमारा 100% है तो इसके 3% से नीचे नहीं आना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके नीचे आएगा तो गड़बड़ है, रोक देता है, एफआरबीआई एक्ट रोकता है। लेकिन दो कंडीशन ऐसी हैं जब गवर्नमेंट इससे भी नीचे जा सकता है। वो दो कंडीशन कौन सी है? शॉर्ट टर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस, और सेकंड ड्यूरिंग वॉर, डिजास्टर, एग्रीकल्चर क्राइसिस, बिग फॉल इन जीडीपी। अगर ऐसी चीज़ें होती है तब आप कर सकते हो। लाइक कोरोना के टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल थी, ठीक है। एफआरबीआई एक्ट आपको समझ आ गया, इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की नीड नहीं है। अब यहाँ से पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी मेनयार्ड कीन्स ने दी थी। पीपल कीप मनी विद 3 मोटिव। लोग अपने पास 3 काम के लिए पैसा रखते हैं। पहला, ट्रांजैक्शन के लिए, आपने उसको दिया, इसको दिया, इससे उससे लिया, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशनरी, किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए या किसी भी सिचुएशन में काम पड़ जाए। थर्ड है स्पेक्युलेटिव, असेट डिमांड ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या चिट फंड्स पे डालना है, वो जो कमेटी बिठाते हैं, इन सब में अगर पैसा लगाते हैं। इन 3 तरीकों के लिए हम लोग पैसा अपने पास रखते हैं, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ कितनी एसेट है उससे वो कब पता चलेगा, वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है? खुद कैश। कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। तो अब देखो, ये आपको पता चल गया लिक्विडिटी ऑफ कैश क्या है। अब ध्यान से देखो, हाईली लिक्विड एसेट कौन से हैं? हाईली लिक्विड असेट्स, असेट और लाइबिलिटी, इन दोनों में क्या फ़र्क है आप लोग एक लाइन में कमेंट करके बताओगे, और ज़रूर से ज़रूर आपका कमेंट होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स ऐसे क्वालिफाई नहीं होता, बहुत चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है। अच्छा, हाईली लिक्विड एसेट, ऐसे एसेट जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कौन कौन से? गोल्ड, डिमांड ड्राफ्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज। अच्छा, यहाँ पे अगर बॉन्ड्स ऑफ किसी डूबती हुई कंपनी के बॉन्ड होते हैं तो क्या वो हाईली लिक्विड होते हैं? नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उसके बदले पैसे मिलेगा ही नहीं। ये आपको समझ आ गया। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब ये क्या होता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? M0, M1, M2, M3, M4। तो ये चीज़ मैं ना आपको सीधा इकोनॉमिक्स के उसमें मटेरियल से पढ़ाता हूँ, पेज नंबर 50। अब हम जो चीज़ हम पढ़ेंगे उस मटेरियल पे जाएंगे और पेज नंबर 50 पे जाके हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बेसिकली होता है M0, देखो M1, M2, M3, M4, M0, ये सब क्या है? आरबीआई मेजर्स द मनी सप्लाई थ्रू इंडिकेटर्स। आरबीआई पैसे को नाम मेजर करता है कि कहाँ पे कितना पैसा है हमारी कंट्री में, सेविंग अकाउंट में कितना है, करंट अकाउंट में कितना है, वो यहाँ इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से करता है। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, CU का मतलब क्या है? CU का मतलब है कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक। मतलब जो पैसा इस वक्त आप अगर पढ़ भी रहे हो, जो पैसा आपके वॉलेट में रखा हुआ है, उसे कहते हैं कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कमर्शियल बैंक में 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें आपका FD वगैरह होता है, ठीक है। एक होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अब इसको इग्नोर कर दो, इसको ज़्यादा सोचो मत, ये समझ लो एक तरीके का ये भी बैंक है, ठीक है। इसमें भी 2 अकाउंट होता है, एक होता है डिमांड सेविंग अकाउंट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, वही FD वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और ये CU जो है सब हर बार आप कहीं भी पैसा रखो, कहीं भी पैसा रखो, आपके हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ रुपया होगा, ठीक है। ये हर जगह रहता है। अब देखो, प्रीलिम्स के लिए M1, M2 क्या होगा? नैरो मनी होगा, ठीक है। M3, M4 ब्रॉड मनी। इतना समझ आया? अब ध्यान से देखो, M1 को देखते हैं। M1 कुछ नहीं है, M1 बस एक नाम है। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, ये बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, बस इसको हमने M1 नाम दे दिया कि यहाँ पैसा है, इसका यहाँ पैसा है। तो M1 का पैसा यहाँ पे है, M2 का पैसा यहाँ पे है, यहाँ पे है, M3 का पैसा यहाँ पे है, यहाँ पे सब जगह है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो M1 करेंसी कॉइन आपके पास तो है ही। M1 में कौन कौन सा पैसा आता है वो ध्यान से देखना। एक जो करेंसी लोगों के पास है, दूसरा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, तीसरा यहाँ पे FD वेफडी में कोई पैसा नहीं है, डिमांड डिपॉजिट में कोई पैसा नहीं है, टाइम डिपॉजिट में कोई पैसा नहीं है। अगर यहाँ पैसे होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में। यहाँ समझ आया? मतलब लोग ना सबसे कम पैसा अपना यहाँ रखेंगे M1 में। भाई आप ध्यान से सोचो, आपने करंट अकाउंट में पैसा रखा, सेविंग अकाउंट में रखा, आपने अपनी जेब में पैसा रखा, कुल मिला के आपके पास 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपीज़ है। आपने 50 रुपये अपने पास रखे, 450 रुपीज़ यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब जो सेविंग अकाउंट में उसमें कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं ज़्यादा, तो आप यहाँ पे इतना ही पैसा रखोगे, तो ये M1 है। लेकिन ये लिक्विड बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी गए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लिया आपने, तो लिक्विड बहुत ज़्यादा, पर इसमें क्वान्टिटी बहुत कम होगी, ठीक है। बट M2 में देखो, करेंसी विथ पब्लिक हमें ना, है ना, सब में रहेगा ये, तो M2 में है। डिमांड डिपॉजिट में यहाँ भी पैसा होगा, और कमर्शियल बैंक में यहाँ पैसा नहीं है, और यहाँ पे है सेविंग अकाउंट, मतलब यहाँ भी सेविंग अकाउंट, यहाँ भी सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा ना, ये ज़्यादा मिलता है इस वाले सेविंग अकाउंट से ज़्यादा, मतलब इस वाले से। जो नॉर्मल हमारे SBI होते हैं
उनसे ज़्यादा यहाँ हमें सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप अपना पैसा जो 500 था 50 यहाँ रखोगे, 450 में से हो सकता है कि 200 यहाँ रखो, 250 आप यहाँ रखो, ठीक है। अब ये वाला जो पैसा है इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके बराबर में मुश्किल इन द सेंस कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फाइल्स लगेंगी, आपको हो सकता है कुछ सबमिट करना पड़े, इंटरेस्ट कटे, उसके बाद आपको मिले। ऐसे एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पे ना लिक्विडिटी थोड़ी कम है लेकिन क्वांटिटी इस वाले से ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ ब्रॉड मनी पे, M3 में इसके पास भी पैसा होगा, इसके पास भी होगा, और आप अभी FD में भी पैसा जमा करोगे। अब यहाँ सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा नहीं कर रहे, पोस्ट सेविंग अकाउंट में। अब ध्यान सुनना, 500 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ आपके पास है, 200 आपने इसमें डाल दिए, या 100 आपने इसमें डाल दिए, बच्चे 300 आप इसमें डाल दोगे। अब FD आपको यहाँ पे पैसा बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। मतलब आपने 500 अगर जमा किया तो हो सकता है 2 साल बाद आपको 200 एक्स्ट्रा मिले, है ना, 700 मिल जाए। लेकिन क्या ये जो FD है यहाँ से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हो? नहीं, आपको जाना पड़ेगा, अकाउंट दिखाना पड़ेगा, आपको हो सकता है पहले अगर FD तोड़ रहे हो तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, आपको पेनल्टी लगे, है ना। उसके बाद आपका पैसा 2 से 4 दिन बाद निकलेगा। इसे कहते हैं FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो लोग क्या करते हैं ना, लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है, ये पैसा बहुत लेट निकलेगा, ये दोनों जल्दी निकलेंगे पर ये बहुत लेट निकलेगा। लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे इन दोनों से ज़्यादा, लोग पैसा यहाँ ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट चाहिए। नाउ M4 में हर जगह पैसा रहता है, चारों के चार जगह, तो ये लिक्विड कम से कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ रखते हैं कि चलो हर जगह पैसा, यहाँ से हम कमाई, हमारी अर्निंग होगी और हमारे हाथ में ही पैसा है। समझ आ गया आपको ये वाला? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना है, बस ये बहुत सिंपल है। अब याद रखने की चीज़, M3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, जिसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं, एग्रीगेट मनी सप्लाई, ठीक है। बिकॉज आउट ऑफ ऑल द मनी सप्लाई इंडिकेटर्स M0 M24, दिस इज द इंडिकेटर RBI विल फोकस द मोस्ट फॉर इट्स एनालिसिस व्हाइल डिजाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। M3 ही एक ऐसा है जिसको RBI बहुत अच्छे से देखता है कि हमें कैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देना है, कि हाथ में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है, उनके फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा है। इन्हीं तीनों से डिसाइड करते हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, कल क्या होगा, और कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम कहाँ थे, यहाँ पे हमने कवर कर लिया। तो मनी सप्लाई M3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट मनी सप्लाई हमने देख लिया। अब एक होता है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अब ध्यान से सुनना, कॉल मनी क्या होता है? बोरोड मनी फॉर 1 डे। जब आप किसी से एक दिन के लिए पैसा कर लेते हो तो उसे कहते हैं एक दिन के लिए, उसे कहते हैं बोरो, कॉल मनी, उसे कहते हैं बोरोड फॉर 1 डे। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए, एंड टर्म मनी जब हम 14 से लेकिन 1 साल से कम, 14 से ज़्यादा और 1 साल से कम के लिए जब लेते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग टर्म मनी, ठीक है। फुल रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अच्छा, हम इन दोनों में से कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब देखना, अब ना बहुत सारे जिनको प्रीलिम्स 2024 में क्वालिफाई नहीं होना है ना, जो वो बाल की खाल उतारेंगे कि मुझे एक एक चीज़ समझाओ। भाई दिस इज नॉट द टाइम कि एक एक चीज़ समझाने का टाइम है, बस इतना याद रखना, हम फुल रिजर्व बैंकिंग फॉलो नहीं करते हैं, हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग फॉलो करते हैं। फ्रैक्शनल 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 फ्रैक्शनल, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर पीटी में भी पूछा गया है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 100 रुपये आपने बैंक में सबमिट किए, ठीक है, 100 यहाँ से। अब ध्यान से देखना, यहाँ से क्या होगा, ये 100 रुपये में से 90 वो दे देगा लोन में, बैंक अपना लोन में दे देगा। अब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद ये हो सकता है 20 रुपये उसको इंटरेस्ट मिले, 110 हो जाए, ठीक है। मैं आपको ना उससे समझा देता हूँ, वापस से वहीं पे चलते हैं। देखो मनी मल्टीप्लायर, ये हमने समझ लिया है। वेयर इज द मनी मल्टीप्लायर? हियर इज द मनी मल्टीप्लायर। RBI कैश रिजर्व रेशियो कंट्रोल्स द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द फॉलोइंग मैनर। देखो, बैंक 1 में हमने 100 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, उसने 90 लोन कर दिया और 10% उसको उस पर मिलता है, ठीक है, 10 रुपये हो गए। मतलब अब जब उसने अब दूसरे बैंक के पास 10 रुपये जिसने अपने पास रख लिए, 90 रुपये उसने दूसरे बैंक को दे दिए, ठीक है। अब 90 पे वो फिर से 81 लोन कर देगा और 10% फिर से करेगा, 91 हो जाएंगे। ये उसकी कमाई है, ध्यान से देखना, अर्निंग है ये। वापस वो 81 लोन पे जो इसने यहाँ से दिए थे, लोन पे जो लोनिंग किया यहाँ पे थर्ड बैंक में, यहाँ 72.9 फिर से वो क्या करेगा, लोन पे देगा, 10% अपने पास इंटरेस्ट आएगा उसके पास। ऐसे करते करते आप देखोगे जो 100 रुपये थे ना, वो एक दिन टोटल सम ऑफ 1000 हो जाता है। इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब आपको कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मनी मल्टीप्लायर में पैसा 100 रुपये कैसे 1000 बनते कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इज नथिंग, बस एक पैसा जो हमने बैंक में डाला वो लोन के जरिए लोगों से इंटरेस्ट आते आते धीरे धीरे करके कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। M0 होता है क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। असेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट एंड लायबिलिटीज ऑफ इशू डिपार्टमेंट। अब देखो, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा वरना इसके बिना तो अधूरा है सब कुछ। 55 पेज नंबर पे चलते हैं, वेट अ मिनट। हाँ, असेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट।
अब याद रखना, देखो M0 रिजर्व मनी और गवर्नमेंट मनी हाई पावर्ड मनी, इन M0 को ना इन सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो पैसे इशू करते हैं, जो पैसे जारी करते हैं हमारी कंट्री में, वो आखिर उनकी असेट्स क्या हैं जिनके बदले उनको पैसे मिलते हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या है जिनके बदले उनको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। रुपी कॉइन्स, RBI बाइज कॉइन्स एंड ₹1 नोट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सर्कुलेट्स इट इन द एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये इनकी असेट्स हैं। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड के बदले उनको पैसे मिलते हैं, मिनिमम ₹200 करोड़। गोल्ड बुलियंस, मिनिमम ₹115 करोड़, और ये सब कुछ आपके टंग पे याद होना चाहिए आपको। फॉरेन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग IMF की जो हमारी SDR वगैरह होते हैं वो, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू विच गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम RBI, रिटर्न्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट लेटर डेट, ठीक है। ये तो असेट्स हैं इशू डिपार्टमेंट के। लाइबिलिटीज़ क्या है जिनके बदले उनको पैसे देने पड़ते हैं, हेल्ड बाय पब्लिक, आपने जो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख रखा है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, FD के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है। हेल्ड बाय अदर बैंक्स इन वॉल्ट कैश, जो वॉल्ट कैश में पैसा रख रखा है उसके बदले जो इंटरेस्ट उनको मिलता है। अदर डिपोजिशन इन RBI ऑफ पब्लिक बैंक्स एंड गवर्नमेंट, जो अदर चीज़ें हमने RBI में रख रखी हैं वो सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एंड एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब देखो FRBM एक्ट हमने ऊपर ही कवर कर लिया 2003 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। मनी सप्लाई में एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दो चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है, ध्यान से देखना। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, ट्रेजरी बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, CMB, ठीक है। देखो शॉर्ट टर्म में लेस देन 1 ईयर क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, CMB, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, समझ आया। और जब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, गवर्नमेंट लोन लेती है RBI की हेल्प से, ठीक है। RBI से कहती है यार हेल्प कर दो, हमें लोन चाहिए, गवर्नमेंट कहती है, तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से लोन देती है गवर्नमेंट को। समझ आ गया आपको, बस नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव टूल्स, और ये है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो उससे पहले यहाँ पे समझ लो कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या है और क्वालिटेटिव मेथड क्या है। पता है UPSC ना आपसे इतना डीप में जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ ऑप्शन दे सकता है कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव मेथड। तो अभी रट लो, क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्वालिटेटिव मेथड में फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट एक्शन। ये सारी चीज़ें रट लो चाहे दोबारा से इसको अच्छे से, ठीक है, यहीं पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ते हैं CRR से, SLR से, ठीक है। ये मुझे लगता है आपको पता होगा CRR SLR क्या होता है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। CRR SLR आपको पता है, बस इतना याद रखना, CRR जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो सॉरी कैन बी 100%, सो सॉरी फॉर दैट, कैन बी 100%, CRR 100% हो सकता है। तो CRR क्या होता है, तो RBI कहता है बैंकों को कि हमारे पास इतना पैसा जमा करो, जो पैसा आपके पास है उसमें से इतना पैसा हमारे पास जमा करना ही पड़ेगा आपको। तो बैंक कहते हैं क्यों भाई, तो RBI कहता है कि कल को तुम भाग जाओगे तो जो पब्लिक है उसका पैसा मैं लौटाऊँ, इस काबिल बनाने के लिए तुम मुझे पैसा दो, ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनो, CRR अगर 100% होगा कि 100% मनी आप हमारे पास जमा कर दो, तो गवर्नमेंट के पास तो कोई पैसा होगा ही नहीं लोन देने के लिए, नहीं होगा ना। तो अगर वो लोन नहीं देगा तो बिजनेस नहीं करेगा, और बिजनेस नहीं करेगा तो बैंक बंद हो जाएगा, है ना। तो बताओ कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें CRR 100% होगा, है ना, टफ क्वेश्चन, बट मैं आपको बताता हूँ। आप पॉज करके वीडियो कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है तो। देखो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ, जब हमारे 500,000 के नोट बंद हुए, तो गवर्नमेंट ने क्या, RBI ने क्या किया ना, यही किया, उसने बोला 100% CRR कर दिया उन दोनों नोट के ऊपर, तो सबने वो सारे नोट जमा कर दिए, ठीक है। बट SLR कांट बी मोर देन 40%, ठीक है। SLR कभी भी 40% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जो भी उनका फिजिकल असेट्स है वो कभी भी 40% ज़्यादा आप RBI नहीं ले सकता है, ठीक है। ये सब हम अभी समझेंगे धीरे धीरे। मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स में रेट्स में लेफ्ट रेपो देखते हैं। इंटरेस्ट रेट, RBI लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू क्लाइंट्स कीपिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलाटरल्स, अपने पास रख के उनको देती है, ठीक है। अभी करंट रेपो वर्सेस न्यूट्रल और टर्मिनल रेपो रेट, ये हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद TLTRO, SLTRO, ऑन टैब विंडोज, दीज आर रियली वेरी वेरी इजी टर्म्स। अब यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप इनको जाके एक बार रेफर कर लेना, देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं MSF, ये है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट। अब MSF जो है वो 2011 में आया था, ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। अब यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है MSF स्टैंडिंग फैसिलिटी, यहाँ देखो MSF स्टैंडिंग फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट एट विच, ध्यान से पढ़ना, एट विच RBI लैंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू स्केड्यूल
कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबी फ्रॉम एसएलआर क्वार्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलाटरल्स। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया, रुको मैं आपको ना एक रिकॉर्नर टेबल है यहाँ पे, उससे अभी समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अभी ना यहाँ पे आगे एक रिकॉर्नर टेबल आएगा जिसमें सब कुछ गिवन होगा, वहाँ से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, और नहीं होगा तो वीडियो के एंड में समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ। बैंक रेट हमारा इन्फ्लेशन रेट चेक करता है, मैं सिर्फ 2011 में आया था, ठीक है। SDF इज़ नथिंग, RBI पहले कहता था कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो हमें, तब हम आपको पैसा देंगे, या फिर ऐसे कहता था। SDF कहता था, SDF क्या है मैं बताता हूँ, ये RBI है। RBI पहले क्या करता था ना, अगर उन बैंक से उसको पैसा लेना है, ठीक है, तो वो कुछ कोलाट्रल मतलब कोई कागज़ पत्तर उसको देता था कि ये घर के कागज़ इनको रख लो, कुछ ऐसे एग्जांपल ले लो, तब जाके आपको ये पैसे ले लो और हमें पैसे दे दो ऐसे। SDF के अकॉर्डिंग RBI के पास अब ये पावर है कि वो बिना कुछ कागज़ वागज दिए भी ये इनके पैसे ले सकता है, बस यही है SDF, नथिंग, ठीक है। इन सब में ना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अलावा कोई फर्क नहीं है, बस इसमें किसी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, बस, ठीक है। अभी देखते हैं, अब आपको इतना समझ आया। अब देखते हैं यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में 2 टाइप्स, मार्केट ऑपरेशन, इन्फ्लेशन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिफ्लेशन बाय, हम समझ गए ना। मार्केट स्टेबलाइजेशन देखो क्या होता है मार्केट, RBI सेल्स स्पेशल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड CMB टू सक एक्सेस लिक्विडिटी। अब ध्यान से देखना, अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा, ठीक है, तो जो चीज़, जैसे ये चेयर है 10 रुपये की थी, अब आपके पास 100 रुपये, 100, तो हर कोई इसको 100 रुपये में खरीदने लग जाएगा कि 50 में खरीदूंगा, 90 में खरीदूंगा, तो ये महंगी हो जाएगी। तो RBI ने पैसा वापस अपने बैंक में रख लेता है, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन डाउन आ जाता है, इसे कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड यील्ड एंड प्राइस क्या होता है, बॉन्ड यील्ड नोट्स गिवन इन लास्ट पेज, वहाँ से पढ़ेंगे, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स RDAG एट RBI, देखो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑन इट्स e-Kuber, बोथ रेजिडेंट्स NRI कैन ओपन दिस, रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली बाय ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो GSAP के बेनिफिट्स, अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो मैं यहाँ पे मार्क करता, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादा इसमें घुसने की नीड नहीं है, जो घुसने की नीड है मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव टूल्स देखो, मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन होता है कि हम उसके पास बैठते हैं और उसको ऐसे कहते हैं कि देख लो अब दुनिया सब कुछ आगे जा रही है, बैंकों से हम कहते हैं कि अपना जो लोन करने का इंटरेस्ट रेट है उसे कम करो यार, लोग ज़्यादा लोन ले तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो हम प्यार से जाके RBI समझाते हैं, उसे कहते हैं मोरल सुएशन। डायरेक्ट एक्शन, सीधा डंडा लेकर उनके पीछे पड़ता है और उनको डांटता है कि चलो करो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करो या कम करो, ठीक है। लोन अकॉर्डिंग टू कोलाटरल्स, 90% ऑफ लोन टू वैल्यू क्या होती है, लोन टू वैल्यू होता है जितना आपके पास, मतलब कि अगर आपके पास 10 लाख की ज़मीन है तो उस पर आपको उसी के हिसाब से 9 लाख का लोन मिलेगा, समझ आया, इसे कहते हैं लोन टू वैल्यू। अब देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, अपने फ़ोन को टिल्ट करो और यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। देखो बोरोवर शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। अब देखो जब 1 ईयर से कम क्या क्या होता है, गवर्नमेंट में ट्रेजरी बिल, CMB, और कॉर्पोरेट में बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसरी नोट्स, याद रखने ने रट लो। लॉन्ग टर्म में 1 ईयर से ज़्यादा के लिए क्या क्या होता है, जब हमें पैसा 1 साल से कम समय के लिए चाहिए होता है तो गवर्नमेंट क्या जारी करती है, ट्रेजरी बिल्स, CMB। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब बिजनेसमैन क्या जारी करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं हम सब समझेंगे, बस अभी के लिए समझो। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉवरेन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, गुड। ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स, इन सब पे ना हम इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं कि सबसे पहले लोन इनको देना है। अगर आपके पास 100 रुपये तो 40 रुपये इनको देने हैं, कुछ इस तरीका, ठीक है। देखो बैंक्स मस्ट गिव 40% ऑफ देयर लोन्स टू 3 प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स, ठीक है। अब एक यहाँ एक्सेप्शन है, जो RRB रीजनल रूरल बैंक होगा, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होगा और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगा, ये 75% देगा। जो RIDF वो NABARD के अंदर आता है, जो UIDF है वो NHB के अंदर आता है। अब देखो यार सब कुछ डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते ना, ये दिस इज नॉट अ डिटेल्ड कोर्स, हम यहाँ पे अपना रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ़ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय गवर्नमेंट, अगर कोई कमोडिटी गवर्नमेंट फ्री में पब्लिक को देती है, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ फ्री का दे रही है, आप खुद सोचो तो कोई ना कोई तो उसका पैसा खर्च कर ही रहा होगा ना, तो वही कह रहा है कि कोई टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो मीन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर जीरो है उसका मतलब क्या है, फ्री गुड्स सच एज एयर, कॉमन गुड्स सच एज फिश, ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, OECD की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल नॉलेज, स्किल, competencies also include intangible wealth of nation comprises skilled population, human resource, ये सब होता है ह्यूमन कैपिटल।
ठीक है। और रेडी रिकॉर्नर टेबल, इसी की बात मैं कर रहा था 86 पेज नंबर पे। चलो इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे इंडेक्स में गिवन है, मैं आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रेजेंट डे इंडिया, ध्यान से ये सारी चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एमपीसी कमेटी, अब आपको लग रहा होगा सब कुछ आपने इंक्लूड कर रखा है, बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स को करके चले गए ना, आपके 18 क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, मैं आपसे गारंटेड कह सकता हूँ ये चीज़। एमपीसी स्टैट्यूटरी कमेटी, देखो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर कमेटी है, इसको याद रखना। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की साइड, 3 होते हैं गवर्नमेंट की साइड। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, जो लोग एक बार अपॉइंट हो गए वो हो गए, अब वो दोबारा कभी नहीं होंगे, 4 साल बाद उनका टाइम खत्म, 4 साल। यहाँ पे आरबीआई गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इस पूरी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता है, याद रखना, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। अदर 2 मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्यूर जो होता है उनके एक्स ऑफिशियो के साथ। एक्स ऑफिशियो का मतलब जो उनका पहले का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसमें जितना समय वो रहेंगे उतना ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अंडर एमपीसी होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 4 मीटिंग साल में रखनी ही पड़ेगी। एमपीसी मस्ट पब्लिश इट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑन 14th डे, हर 14th डे वो बताएगा कि क्या क्या हुआ है मीटिंग में, और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में देगा, ठीक है। समझ आ गया, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे इसी मॉनेटरी पॉलिसी में एक और चीज़ है, आरबीआई को रिक्वायर्ड है कि वो कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन 2 से 6% ऑफ सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो 2 to 6% इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखेगा, ये फिगर याद रखना, ठीक है। आरबीआई एमपीसी यूजुअली मीट्स एवरी 2 to 2 months, आरबीआई जो एमपीसी है हर 2-2 महीने में मिलती है, भाई ये हर चीज़ याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजिंग है, साल में 12 महीने में 4 मीटिंग उनको करनी ही पड़ेगी, मिनिमम 4 मीटिंग करो ही करो। और आरबीआई कह रहा है कि यूजुअली वैसे मिलती है 2-2 महीने में, ठीक है, 2-2 महीने में मिल लेते हैं, ठीक है। बैंक्स लैंडिंग रेट नथिंग इंपॉर्टेंट, बैंक्स लोन इंटरेस्ट एक्सटर्नल नथिंग इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल बेंचमार्क विच बोरोवर्स एलिजिबल। देखो इंडिविजुअल बैंक फ्री टू पिक एनी एक्सटर्नल बोरोवर्स, रेपो रेट पे 91 का ट्रेजरी बिल, 182 का ट्रेजरी बिल, पर्सनल लोन, रिटेन लोन्स टू एमएसएमई, लोन्स मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा देखो कट कर रखा है तो नीड नहीं है इतना इसमें पढ़ने की। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, अगर प्रीलिम्स में आ गया ब्लैक स्वान इवेंट क्या है तो क्या बोलोगे, अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड, एक्सट्रीम रिस्क इवेंट, जो सोचा ना हो ऐसा कुछ हो जाए। यूएसए का सब प्राइम क्राइसिस आ गया था 2007 में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी, उस वक्त बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, उसे कहते हैं जब हमने कुछ सोचा ना हो जल्दी से आ जाए, जैसे कोरोना, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी सॉफ्ट लैंडिंग वर्सेस हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली क्या होता है, जब गवर्नमेंट लोन्स को धीरे धीरे सस्ता करे या महंगा करे उसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, जब धीरे धीरे महंगा करे सस्ता करे उसे कहते हैं हार्ड लैंडिंग। व्हाट इज कैंटिलॉन इफेक्ट, देखो यहाँ पे देखो, सॉफ्ट लैंडिंग डूइंग लोन्स एक्सपेंसिव इन ग्रेजुअल मैनर, जैसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। इफ डूइंग इन फास्ट मैनर हार्ड लैंडिंग। कैंटिलॉन इफेक्ट, लोन्स सस्ता होता है तो अमीर लोग ज़्यादा लोन अपने कब्जे में कर लेते हैं। कैंटिलॉन इफेक्ट ये होता है, जैसे आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक रिच पर्सन है, इसका नाम है आर, ये एक पुअर पर्सन है, इसका नाम है पी, ठीक है, रिच पुअर। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का लोन निकाला, ठीक है, सबके लिए। अब ये जो रिच है ना, जितने भी रिच लोग हैं वो जल्दी से इसमें से 300 करोड़ का लोन ले लेंगे कि वो बंगलो खरीद सके, कार खरीद, लेकिन पुअर को तो मिलेगा ही नहीं यार जल्दी, पहले कागज़ लेकर आओ, कागज़ नहीं इनके पास, फिर कुछ करके इनको मुश्किल से इसमें से 50 करोड़ का लोन मिलेगा। तो ज़्यादातर पैसा किनके पास जाता है, बड़े लोगों के पास, इसे कहते हैं कैंटिलॉन। सो लेट्स स्टार्ट विद 1B1 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड बैंक एंड एनबीएफसी, ठीक है। अब उससे पहले ना फॉर्मल इंटरमीडिएटरीज, बेसिकली बैंक्स का, हमारे यहाँ बैंक या पैसे का आना जाना किस तरीके से है, कहाँ से, वो देख लेते हैं। बैंक 2 तरीके के, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। कमर्शियल में पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, एलएबी इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओ, एसएफबी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट्स बैंक। कोऑपरेटिव में अर्बन, स्टेट, सेंट्रल, पीएससीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। नॉन बैंक्स में क्या क्या आते हैं, जो बैंक नहीं है याद रखना, एएफआई है जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्जिम, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, और 5th आया जो नाबफिड। उसके बाद प्राइमरी डीलर्स, एनबीएफसी कुछ है जो एलआईसी की तरह, वो है मुद्रा, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे बताओ प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का, तो प्राइमरी फंक्शन जो बैंक है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी जो भी फंक्शन है वो सेकेंडरी है, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, ओके ना। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड देखते हैं, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता कैसे है, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। जो ऑफिशियल होते हैं उनका वो है आरबीआई गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। नॉन ऑफिशियल में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो 4 जगह बैठते हैं,
है ना। आरबीआई की 4 ब्रांचेज है गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, एंड मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है, फंक्शंस आगे देखेंगे, दे रखा है। ठीक है, अब ये परवाह पोर्टल क्या है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। परवाह पोर्टल कुछ नहीं है, टू बैंक्स एनबीएफसी डिजिटल पेमेंट, इन सबको 2 कंडीशंस पे क्या करा जाएगा, बैंक बना, सुनो, परवाह पोर्टल ना लाइसेंस देता है आरबीआई को, ठीक है, कि बैंक को, एनबीएफसी को, डिजिटल पेमेंट्स को, कि वो अपना काम कर सके। अब देखो, स्केड्यूल बैंक्स आपको पता होना चाहिए क्या है, लेकिन अगर आपको स्केड्यूल बैंक बनना है, अगर आपको स्केड्यूल्ड बैंक में आना है, तो आपको ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसका पेड अप कैपिटल, मतलब समझ लो आपकी जेब में ना, आपकी पॉकेट में 5 लाख रुपीज़ प्लस, ऐसा कोई बिजनेस आप नहीं करोगे बैंक में कि जो हार्मफुल मैनर के लिए होगे, कहीं भी नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद मर्जर और प्राइवेटाइजेशन का मतलब पता है, जब बैंक को बड़ौदा और देना बैंक को एक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इसको हम, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको बेच देगी किसी और को, प्राइवेट को, अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा, इनमें से किसी को या किसी और को भी प्राइवेटाइजेशन कर देगी उनका बेसिकली। ठीक है ना। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, जो गोरे लोग हमारे यहाँ के बैंक खोलते हैं, जैसे अमेरिकन बैंक है ना, इंडिया में, उस तरीके का। ये इनके यहाँ पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, जो भी लैंड है ना, वो वेरी करती है। जैसे नॉर्मली 40% है, पर इनके लिए हो सकता है 75% हो, जैसे आरआरबी और एलएबी के लिए है। ठीक है, 75%। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देखो मैं आपको ना फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है, जहाँ रटने का पूछ रहा हूँ वहाँ रट्टा लगवा रहा हूँ मैं आपको। स्किप करोगे तो अपने लॉस पे करना सर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कोर्स बेसिकली ये वाला इसीलिए कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी एक्ट के अंदर 100% ऑन करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। बैंक अकॉर्डिंग टाइप क्या है, सफल, सुगम, सरल, जीरो बैलेंस अकाउंट में माइनर कस्टमर एज 10 ईयर्स होनी चाहिए, 10 साल से अगर छोटे हो तो नहीं खुलेगा अकाउंट। ठीक है, डिजिटल बैंक्स क्या होते हैं, डिजिटल बैंक होते हैं जो ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। वहीं यहाँ देखो नियो बैंक्स, ये जो नियो बैंक्स हैं ये क्या है, ये कंप्लीटली ऑनलाइन होंगे। नीति आयोग ने इनको प्रपोज किया कि देश में बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ सके। ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये इंडिकेट करता है इंटरेस्ट, आईसीआर, ये इंडिकेट करता है कि एक फर्म की, एक कंपनी की कितने ज़्यादा असेट्स है कि वो लोन ले सकता है। हम एक फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं कि भाई ये कंपनी है, इसको हम इसके हिसाब से कितने कितने का लोन दे सकते हैं कि ये वापस कर दे। समझ आ गया, यही होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डिजिटल बैंकिंग, न्यू बैंक में फ़र्क पता चल गया। डिजिटल बैंकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कमॉन, नियो जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग पे होगा, ये ऑफलाइन पे भी होगा और ऑनलाइन पे भी होगा। ठीक है, अच्छा, कोऑपरेटिव बैंकिंग आप अपना देखना, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पे देखो बैंक और रेगुलेटर, ये जो रटने की चीज़ें जो समझाने की मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, जो कमर्शियल बैंक है उनको आरबीआई करेगा रेगुलेट, कोऑपरेटिव अर्बन को आरबीआई करेगा, कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव को आरबीआई करेगा। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, सिर्फ कोऑपरेटिव रूरल को आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ठीक है। डीएफआई क्या होते हैं, डीएफआई ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, ये रिच लोगों के लिए है, जहाँ जिनको बड़े लोन चाहिए तो लंबे समय के लिए चाहिए होते हैं। जैसे अंबानी साहब को चाहिए होगा 5,000 करोड़ का लोन, ठीक है, 10 साल के लिए, ये होता है। ठीक है, एएफआईज, अच्छा उसमें भी एक है एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल, मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज, ये तो हमने इसमें देख लिया डीएफआई में। एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे, इसमें दे रखा होगा। एएफआई क्या होता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या करते हैं ना, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पैसे देता है। ठीक है, ये बैंक नहीं है और इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, नाबफिड अभी नया नया आया है, जिसका काम क्या होगा, विल गिव लोन 5 लाख करोड़ इन 3 ईयर्स, जो कि हेल्प करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। आई होप आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दिस इज लिटरली नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप जाके देख लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लेना, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, फिनटेक कंपनीज में अब रिकॉल तो करो यार, कम से कम रिकॉल का ही सेशन है ना, रिकॉल करने को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, क्लोज योर आइज, सोचो क्या होता है। नाउ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये आरबीआई लेकर आया है, वाईएच मेलगाम कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। ये लोन्स देते हैं पुअर को बिना कोलाट्रल्स के। ठीक है, ओके। फिनटेक रेगुलेटेड बाय आरबीआई, 135 पे जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज नॉट एनी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट। नाउ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज वर्सेस क्रेडिट एजेंसी, रेटिंग एजेंसीज, एक होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, एक होता है रेटिंग एजेंसीज। ये पीवाईक्यू भी है और यूपीएससी पूछेगा भी। ठीक है, अब देखो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज आरबीआई रेगुलेट करता है, क्रेडिट चेक होता है हर एक इंसान का, रेटिंग न्यूमेरिकल नो
नंबर में, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपने देखा आपका क्रेडिट स्कोर आ जाता है जब आप फ़ोनपे पे चेक करो, वहाँ पे या पेटीएम पे चेक करो कि 720 है, 620 है, 630 है ना, उसे कहते हैं ये CIC करता है। जब AA या AB ऐसे वर्ड्स में आपको रेटिंग मिलती है उसे कहते हैं CRA ने करा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सेबी रेगुलेट करता है, बल्कि इनको RBI कर रहा था, कंपनीज और NBFC की करता है, ये इंडिविजुअल लोगों की करता है। रेटिंग सिंबल ये होते हैं, ना कि नंबर्स। भाई देखो मैं आपको ना लिटरली वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके UPSC एग्जाम में ना 99% पूछेगा। नाउ इट्स अप टू यू, आप उसे पढ़ते हो या स्किप मारते हो। नाउ वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? वेंचर कैपिटल फंड वो फंड्स हैं जो स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो अपने लिए पैसा इकट्ठा कर पाएं, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में इस कंपनी को कोई नहीं जानता, तो कोई पैसा नहीं देगा, तो वेंचर कैपिटल फंड इसकी हेल्प करता है कि लो तुम्हें पैसा हम दिलवा रहे किसी से। NBFC में शैडो बैंकिंग क्या होती है? रिकॉल करो, व्हाट इज शैडो बैंकिंग? रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, व्हाट इज शैडो बैंकिंग? टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट इज शैडो बैंकिंग। याद रखना, ये फुल्ली रेगुलेट नहीं करता RBI इसको, ठीक है। अच्छा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, RBI इन तीनों को करता है रेगुलेट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसको करता है। RBI और स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट रूरल में करता है, ये हमें पता था। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो बहुत अच्छे से देखना। NBFCs बाय RBI, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, ये वो नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन है जिनको RBI करता है, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन फाइनेंस, केयर इन्वेस्टमेंट कंपनी, IFC IDF, फैक्टरिंग कंपनीज, गोल्ड लोन कंपोनेंट्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंपॉर्टेंट था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मुद्रा 2015, फिनटेक, P2P लैंडर्स, पीयर टू पीयर लैंडर्स, फिनटेक, कोऑपरेटिव अकाउंट एग्रीगेटर्स, ठीक है ना। कुछ NBFC जिनको सेबी करता है, स्टॉक ब्रोकर, ब्रोकर पता है ना, जैसे मोतीलाल ओसवाल वाले, है ना। म्यूचुअल फंड, रिट्स इनविट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल फंड हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। NBFC कुछ और NBFC IRDAI, PFRDA, NHB, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। निधि कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपोनेंट्स, इनको भाई सच में याद रखना आप लोग। स्टेट रजिस्टर्ड चिट फंड्स, ठीक है। सो दिस वाज द पिलर 1B। अब हम स्टार्ट करेंगे पिलर 1B2। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिलर 1B2, बैड लोन्स एंड अदर बर्निंग इश्यूज इन बैंकिंग सेक्टर। तो एक बिगेस्ट चीज़ बता दूं, दिस इज एक्टिव रिकॉल सेशन, जहाँ पे आपको मैं एक्टिव रिकॉल करवा रहा हूँ जो आपने पढ़ लिया है। ये उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल न्यू है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आता है तभी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोन टाइप होते हैं दो तरीके के, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड जहाँ पे आपकी कोई चीज़ आपसे ली जाए तब आपको पैसे दिए जाएँ, यहाँ पे बिना किसी चीज़ के आपको लोन मिल जाता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट, मतलब टाइप ऑफ लोन्स। अगर आप लोन लेते हो वो भी दो तरीके का होता है, कि फिक्स्ड एक होता है फ्लोटिंग, मतलब फिक्स्ड में आपको 12% पर ईयर देना ही देना है, और फ्लोटिंग में स्टार्टिंग में 5% रहता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मतलब ये डिजिट कुछ भी हो सकती है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है। अब NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in economics. UPSC usually asks from this section, like non-performing assets. What is this? Loan principal interest not paid for more than 90 days from its due date. So this particular word is very important, it's due date. For example, non-performing assets क्या है? आपने लोन लिया था आपने लोन लिया, ठीक है, आपकी डेट थी 1 मार्च को, आपको लोन का पैसा चुकाना है, देना है, बट आपने नहीं दिया। अब 1 मार्च से लेकर अगले 90 डेज तक अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो 91st डे ये NPA डिक्लेयर हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब NPA के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने से पहले बहुत कुछ होता है, जैसे सबसे पहले वो होता है स्टैंडर्ड एसेट्स। जब से मतलब टाइम से आप पैसा दे देते हो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। SMA 0 में जो आता है उसे कहते हैं अनपेड 1 to 30 डेज, SMA 1 में 31 to 60 डेज, SMA 2 में 61 to 90 डेज, ठीक है ना। व्हाट इज प्रोविजनिंग? बैंक्स मस्ट सेट असाइड फंड्स टू कवर लॉस अगेंस्ट देयर NPA। प्रोविजनिंग होता है कि बैंकों को ना पहले से पता होता है कि अगर उनके पास 100 करोड़ रुपीज़ वो लोन में देंगे ना, एग्जाम्पल के लिए, तो उनका ना 50, ऐसे ले लो कि 40 करोड़ तो उनका ख़राब हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो RBI कहता है कि भाई कुछ उतना पैसा ना, उससे ज़्यादा पैसा अपने पास बचा के रखो कि आपका बैंक लॉस में ना जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। व्हेन लोन अकॉर्डिंग रिमेन्स इन NPA इन 12 और मोर मंथ्स, जब लोन हमारा 12 महीने से उस अकाउंट में रह जाता है बिना पैसा दिए तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है। डाउटफुल एसेट में जब और 12 महीने उसमें रह जाता है तो वो डाउटफुल में आ जाता है, और लॉस एसेट कि वो ख़राब हो जाता है। IC1 कंपनीज क्या होती हैं पता है आपको? देखो, IC1 कंपनीज वो होती हैं कंपनीज विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, दे आर नॉट इनफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब IC1 ने 100 करोड़ का लोन लिया,
लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा 20 करोड़ का, तो इसे कहते हैं कि वो अब उसने चादर ज़्यादा फैला ली, उसके पैर ज़्यादा फैला ली और चादर उसकी छोटी है। तो इसे कहते हैं IC1 कंपनी जो लोन नहीं चुका पाती है, जो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही जितना उन्होंने लोन ले लिया। अगर IC1 ये वाला साइन है, बड़ा है 1 तो गुड है, कम है तो बैड है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना 2016 का ईयर है, मैंने रेफर लिख रखा है, जाके खुद पढ़ना IBC क्या है, IBC कोड। बेसिकली यहाँ पे ना बात करके पर्दे के पीछे जाके, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे मृणाल सर पढ़ाते हैं कि 2 तरीके का होता है कि एक बंदा लोन ले रखा है और एक और ने लोन ले रखा है, तो इसको बेचते होने का कोई डर नहीं, लेकिन ये कहता है कि पीछे चुपके से मेरा केस सुलटवा दो, मैं पैसे चुका रहा हूँ, कुछ इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो विच लैंडर्स हैव सरफाजी पावर, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो सरफाजी पावर्स क्या किसके पास है, ठीक है। सरफाजी एक्ट पहले तो देख लो, सरफाजी एक्ट 2002 में आया था, 1991 में नरसिम्हम फर्स्ट कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, फिर 1998 में नरसिम्हम सेकंड कमेटी ने इसको रेफर किया। अब याद रखो सरफाजी के अंदर अगर आपकी कोई भी संपत्ति जाती है, सरफाजी एक तरीके का डिफ़ॉल्टर्स के लिए जो लोन लेते हैं, लोन नहीं चुकाते हैं, याद रखें ये एप्लीकेबल नहीं है फार्म लोन्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोग भूल जाते हैं। अच्छा, ऑल बैंक्स कमर्शियल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर ये लगेगा, ऑल्सो NBFC, बट कंडीशन NBFC भी इसको यूज़ कर सकती हैं इस एक्ट को, लेकिन असेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, लोन गिवन एटलीस्ट 2 लाख, और लोन कम से कम 2 लाख से ज़्यादा दिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, हमारे देश में लोन के लिए एलिजिबल कौन है, अगर कोई इनसॉल्वेंट है तब उसे मिलेगा, और कोई विल्डफुल डिफॉल्टर तो उसे नहीं मिलेगा। मतलब एक तो बेचारा कर नहीं पा रहा, वो देना चाहता है कि मैं सरकार के पैसे चुका दूँ, गवर्नमेंट RBI को उसके पैसे लौटा दूँ या बैंक को उसके पैसे, पर वो नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। और एक होता है उसके पास पैसे हैं, वो मालदीव्स पे घूम रहा है, वो स्विट्ज़रलैंड घूम रहा है, वो इंस्टा पे पिक्स डाल रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा, तो उसे कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, मतलब जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाला, तो उसको लोन कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, IBC प्रीपैक्स, पर्दे के पीछे जल्दी से केस सुलटा लेते हैं, जो मैंने अभी बताया। उसमें 2 तरीके होते हैं, एक CIRP, होता है PIRD। इतना सा समझ लो कि CIRP में टाइम 330 डेज़ लगता है, और इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, मीडिया में फैलाते हैं कि ये चोर है, ये कर रहा है, वो कर, जैसे नीरव मोदी को करा। और एक होता है PIRD, जिसमें टाइम 120 डेज़ लगते हैं। इसमें कोई मीडिया में, जैसे अनिल अंबानी के साथ हुआ था, उसको तो आराम से सुलटा दिया, पैसे चुका दिए उसने, और उसको निकाल कर दिया कि चलो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो IBBI है एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, इसको याद रखना है कि स्टैट्यूटरी बोर्ड है, बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसमें देखो IBBI में 10 पीपल होते हैं, 1 चेयरमैन, 1 नॉमिनेटेड मेंबर, 8 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। चेयरमैन की जो होती है ना 5 साल वो रहते हैं, और मोस्ट और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, ठीक है। IICA, उसको देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। IBBI इंफॉर्मेशन यूटिलिटी डाटाबेस फॉर बोरोवर्स, जिन्होंने पैसे बोरो किए हैं उनके लिए ये एक डाटाबेस है, ठीक है। IICA क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री याद रखना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्री याद है या नहीं है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है S4A, है ना, ये S4A, ये सब मैंने PYQs भी इंक्लूड कर रखे हैं कि आपको कोई कुछ चीज़ आपकी रह ना जाए। स्कीम ऑफ RBI फॉर रीवर्किंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स विद जेन्युइन डिफिकल्टीज। S4 एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे RBI वर्क करता है, कुछ बड़ी जो कंपनियाँ हैं जो डिफ़ॉल्ट फेस करती हैं, या बैंक जो डिफ़ॉल्ट फेस करते हैं, कोई उनका लोन लेकर चला गया, पैसे नहीं दे रहा, उनकी मदद करता है। अब देखते हैं क्रेडिट रेटिंग मॉनिटरिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। देखो 157 पेज नंबर पे, वहाँ पे नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री NFIR कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी बोरोवर्स। तो जो NFIR है ना, ये दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन देखता है। डिजाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ RBI की मदद से डिज़ाइन किया गया है। PCR क्या है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, प्रपोज बाय RBI, यशवंत कमेटी ने इसको बोला था। CRILC क्या है, RBI सेटअप CRILC फॉर लोन्स अब ₹5 करोड़। तो अगर आपको 5 करोड़ से ज़्यादा लोन चाहिए तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। और अगर ये जो PRC है ये RBI ने प्रपोज किया था, यशवंत मेहता की कमेटी है, ठीक है। जो आपसे पूछेगा मैं समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर लिखा हुआ है। तो बेसिकली बात क्या होती है, जैसे ये एक्स पर्सन है, ठीक है, इसने इंडिया में SBI से लोन लिया, ठीक है, 100 करोड़ का, और ये लेकर इंग्लैंड चला गया, ठीक है।
अब जो बंदा यहाँ डिफ़ॉल्ट कर सकता है ये वहाँ भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो क्या हुआ ना, हमने नहीं, मतलब वर्ल्ड ने मिलकर एक ये बनाया कि जो भी बंदा लोन लेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा, ठीक है, उसको एक लीगल आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, एंटिटी नंबर मिलेगा। वो जब तक दूसरे देश में नहीं मिलेगा उसे लोन नहीं मिलेगा। और अगर उसने नंबर दिखा तो पता चल जाएगा उसने कितने डिफ़ॉल्ट किए हैं, ठीक है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट किस पे लगता है? जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा लोन लिया हो, ठीक है। DICGC एक्ट क्या है? पहले तो समझ लो कि ये 5 लाख देगा तब। अब देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली DICGC एक्ट जो है वो कहता है, ध्यान से सुनना, DICGC आपके बैंक में जैसे एक X है एक Y है। X के अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ हैं, Y के अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। ये बैंक है। ये बैंक किसी सिचुएशन की वजह से बंद हो गया, किसी भी सिचुएशन, और आपका पैसा इसमें फंसा रह गया। RBI कहता है कि जिस बंदे के पैसे इसमें हैं उनको वापस मिलेगा। तो जिसके 2 लाख हैं उसको उसके 2 लाख तो मिल जाएंगे, लेकिन जिसके 10 लाख हैं उसको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। तो क्या समझे कि 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपके 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, बैंक भग गया तो। लेकिन अगर आपके 5 लाख से कम है तो आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैड बैंक स्ट्रक्चर पे। बैड बैंक 2 हैं, एक NARCL है, एक IDRCL है, ठीक है। देखो अब ध्यान से यहाँ पे देखो, NARCL असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब देखो ARC से मतलब समझा करो, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब असेट ऐसा जिसको दोबारा से वो सही करे, ठीक है। ये परचेज करता है बैड लोन्स बैंक से और उनके असेट्स बैंक से। फॉर एग्जांपल SBI ने X पर्सन की संपत्ति जब्त कर ली 100 करोड़ की। अब SBI इसका क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो ये वाली कंपनी इसको खरीद लेती है, इसके सारे एसेट्स, और फिर इसको खरीद के वो देती है इसको IDRCL AMC को, असेट मैनेजमेंट कंपनी। अंडर कंपनीज एक्ट है ये, टू मैनेज वैल्यू एडिशन ऑक्शन दोज बैड लोन्स एसेट्स विच परचेज बाय NARCL। ये क्या करता है? उनको बेचता है, प्राइवेटाइजेशन करता है, उनको भगा देता है कि चलो पैसा आ गया। समझ आया? अच्छा, ना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या है? ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, क्वालिटेटिव डायरेक्ट एक्शन लेता है RBI उनके ऊपर जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट ओन NBFC, जो सरकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल लैंडिंग फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम FLDG बाय RBI। अब याद रखना, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 166 पेज नंबर पे। देखो, basically requires fintech companies to cover sum of loss of banker if borrower defaults on loans। ये कहता है कि जो फिनटेक कंपनीज, ऐसे समझ लो बैंक है, ठीक है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये आप हो, मतलब ये X है, ये Y है, ये दोनों ने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, लेकर भाग गए, ठीक है। तो क्योंकि बैंक ने यहाँ से इंश्योरेंस खरीदा था ना, तो ये इनको पैसे देगा इनके, ठीक है, ऐसे है। अब देखते हैं फिनटेक SRO बेनिफिट्स। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक NGO है, RBI के सुपरविजन में है। स्टैब्लिश्ड लिंक बिटवीन RBI एंड फिनटेक, तो इन दोनों के RBI और इनके बीच में जो संबंध क्रिएट होता है, जो ब्रिज बनता है, वो ये बनाता है SRO, ठीक है ना। बासिल 3 नॉर्म्स देखते हैं। अब बासिल 3 नॉर्म्स टू इंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इतना जानते हो, बहुत जानते हो, नो नीड टू नो मोर देन दिस, ठीक है, इतना जानते हो, बहुत जानते हो। अच्छा, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, 81 बॉन्ड्स बहुत अच्छे समझना, UPSC का PYQ भाई। नो मैच्योरिटी डेट, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। बैंक हैज़ टू पे इंटरेस्ट फॉर इन्फिनाइट टाइम, प्रिंसिपल नॉट रिटर्न, बट इन रियलिटी बाद में वापस ले लेते हैं बैंक प्रिंसिपल दे के। समझ आया? तो बैंक क्या करेगा, 81 बॉन्ड आपको अगर इशू करेगा ना, 81 बॉन्ड दे रहा है, तो क्या करेगा पता है? ये बॉन्ड आपको दिए, इसमें कोई डेट नहीं कि एक्सपायर होगा, नहीं, आप उसको पैसे दे दोगे, वो आपको ये बॉन्ड दे देगा, ठीक है। अब ये मंथली आपको पे करता रहेगा इंटरेस्ट उसका, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कभी नहीं मिलेगा, ये है थ्योरी, लेकिन रियलिटी में बैंक पता क्या करते हैं, वापस अपना बॉन्ड ले लेते हैं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देते हैं। अच्छा, DSIB क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये ऐसे बैंक्स टू बिग टू फेल लेबल्ड एज DSIB। जो बैंक है अगर वो फेल हो गए तो पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये हैं बैंक्स टू बिग टू फेल, ठीक है। नाउ बैंक्स बैलेंस शीट ऑडिट नॉर्म्स, इंडस अकाउंटिंग नॉर्म्स डिफर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। बस इतना जान लो, क्या है ना कि हम इंटरनेशनल शीट से अपनी शीट्स को मैच करते हैं कि जैसा पैटर्न वो फॉलो करते हैं वैसा पैटर्न हम भी फॉलो करते हैं। अब
बैंकिंग सेक्टर गवर्नेंस में ये कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यस मैनी थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक पर्सनल सिलेक्शन में बैंक बोर्ड ब्यूरो है 2016 में आया था। नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो BBB है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये 2016 में आया था, बट 2022 में इसका नाम बदल के FSIB रख दिया गया, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी। याद रखना क्या काम करता है ये इंटरव्यू लेता है, सिलेक्ट करता है टॉप ऑफिशियल्स, MD CEO चेयरमैन फुल टाइम डायरेक्टर्स को। IAS होते हैं फर्स्ट चेयरमैन और सब मेंबर्स होते हैं, जैसे UPSC इंटरव्यू लेता है ना, वैसे ही ये भी इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क PSB NPA बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब देखो बंका एश्योरेंस क्या है, क्रॉस सेलिंग क्या है, मिस सेलिंग क्या है। बंका एश्योरेंस है जो, याद है आप अगर बैंक में जाओ तो कुछ लोग बैठे होते हैं, जब बैंक, ध्यान से सुनना, जब बैंक इंश्योरेंस कंपनीज का एजेंट बन के इंश्योरेंस सेल करते हैं उसे कहते हैं बंका एश्योरेंस। क्रॉस सेलिंग होता है, आई थिंक मिस सेलिंग होता है कि आपसे झूठ बोलकर कुछ सेल किया जाए। क्रॉस सेलिंग होता है किसी थर्ड पार्टी का आपको सेल किया जाए। 81 बॉन्ड्स लायबिलिटी में बी अ रिटर्न ऑफ 81 बॉन्ड्स मैंने आपको ऊपर समझा दिया, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, ठीक है। अब देखो नेगेटिव न्यूज़ आई थी IL&FS शेडो बैंकिंग में, नॉट फुल्ली रेगुलेटेड बाय RBI, मैंने पहले बताया था, ऑपरेट पार्शियली फुल्ली आउटसाइड ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। NBFC शेडो बैंकिंग, मोबिलाइज फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स इशूइंग कमर्शियल पेपर्स एंड बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। ये पैसे बैंक से लेता है और आगे लोगों को पहुँचाता है। अब देखो RBI डिवाइड एंड रिजर्व इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, RBI विमल जलन पैनल है जो कि 2018 में था, रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड करता है वो, 1 अप्रैल 31 मार्च से, कि हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, कि हम हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्या होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्या होगा बताओ, कमेंट करके बताओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं, वो पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक कीप्स जनरली इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, ठीक है। अब देखो helps in meeting the country's foreign obligation liabilities, provide financial backup to nations currency at times of devaluation, attracts foreign investments, supply of foreign currency by central bank, makes market steady, maintain country's good image in international forums, ठीक है। इंडिया का 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लिख लो रट लो, और चाइना का फर्स्ट, नॉट USA नहीं है, याद रखना, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है ये PT है, फॉरेन करेंसी, असेट्स, गोल्ड रिजर्व, SDR, रिजर्व पोजीशन, IMF, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर देख लो, फॉरेन करेंसी, असेट्स, FCA, गोल्ड रिजर्व्स, SDR, रिजर्व पोजीशन IMF में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो, शिफ्टिंग क्या होती है। वैसे ये यहाँ का टॉपिक तो नहीं है बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, समझ लो, ये पूछता है। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वो होती है, रेफर्स टू टैक्स प्लानिंग strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift points to low or non-tax locations where there is little or no economic activity। समझ आया नहीं आया? देखो अब इंडिया में ना अगर कोई फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी कोई बिजनेस सेटअप करती है तो उसका उनको समझ लो 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं ना लोग, इस कंपनी को जैसे मालदीव्स है ना उसमें सेट कर देंगे जहाँ पे लोन टैक्स कितना है 2%, ठीक है, या है ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी यहाँ है तो उनको टैक्स भी यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा वो यहाँ कमाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। आई थिंक OECD ने इसको रिकमेंड किया था, ये इन चीज़ों को रोकता है कि ऐसा ना करें लोग, ठीक है, गवर्नमेंट का नुकसान ना हो। अच्छा असेट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें असेट्स में आती हैं तब वो असेट्स बनते हैं, ध्यान से पढ़ना। शेयर कैपिटल प्लस बॉन्ड्स प्लस असेट्स प्लस नेट प्रॉफिट असेट कहलाता है। कैपिटल फॉर्मेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, समझ गए आप। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, आपके यहाँ हाईवे बन रहा है, आपके यहाँ कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। जैसे हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना, तो आज हम उससे कितना अर्न करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक स्रोत है, एक जरिया है। पिलर 1 सी सेबी शेयर मार्केट, इस पर्टिकुलर जो पिलर, ये जो पर्टिकुलर पिलर है ना काफ़ी बड़ा सा है, तो लोग क्या करते हैं ना इसमें गलती ये करते हैं, वो सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। बट लेट मी टेल यू अ थिंग, जो क्वेश्चन आते हैं ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं, मैं आपको वो कंप्लीट करवा देता हूँ, दैट इज़ इनफ, क्योंकि प्रीलिम्स अभी कुछ दिन बाद ही है। देखो पहले तो समझो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट 1 साल से कम के लिए और कैपिटल मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट में अगर किसी को पैसा चाहिए, सरकार को या किसी कंपनी को या बैंक को, तो वो सरकार हमारी ट्रेजरी बिल, CMB और वेज एंड मीन्स एडवांसेस से पैसा उठाती है। वहीं कोई कंपनी कमर्शियल पेपर्स और प्रोमिसरी नोट्स जारी करती है। वहीं बैंक क्या करते हैं,
CD, कॉल मनी, नोटिस, रेपो, ये सब देते हैं, ठीक है। कॉल मनी और नोटिस मनी मैंने आपको पीछे बताया भी था, अभी आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइम कुछ अपना इशू कर रहे हैं मार्केट शेयर्स में तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट में कर रहे हैं, अगर हम उसे रीसेल करते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं, ठीक है। वट इज फिक्स्ड कैपिटल, वट इज वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल मनी नीडेड फॉर परचेज ऑफ लैंड प्लांट, अगर हमें लैंड या प्लांट कोई जगह जरूरी खरीदनी तो उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं जिससे हम काम कर पाएँ, ठीक है। अब एक चीज देखो, रिटेन्ड अर्निंग लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सम ऑफ मनी गिवन शेयर होल्डर्स एज डिवाइडेंड, जैसे कंपनी प्रॉफिट करती है तो पैसे दो जगह जाते हैं, पहला तो जो उसमें लोग थे उनको डिवाइडेंड मिल जाता है, दूसरा वही पैसा जो बचा हुआ है उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं सेविंग्स में, तो उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान से देखना। नोटिस, अच्छा, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय गवर्नमेंट में हम यहाँ पे थे, ये यहाँ है, ठीक है, इस वक्त हम यहाँ पे हैं, ये, ठीक है। ये देखो नोटिस मनी 2 से 14 डेज के लिए जब हम पैसा उधार लेते हैं तो उसे कहते हैं नोटिस मनी। वहीं कॉल मनी में इंटरेस्ट रेट वेर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोवर्स फॉर 1 डे, जब एक दिन के लिए बैंक पैसा उधार लेता है बैंक से, जैसे SBI ने RBI से लिया एक दिन के लिए तो उसे कहते हैं कॉल मनी। CBLO CCIL हेल्प करता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के कि वो शॉर्ट टर्म लोन ले सके यहाँ से, मतलब इस विंडो के जरिए ब्रिज का काम करता है ये। ICD अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स मेड बाय अ कंपनी विद अनदर कंपनी, ठीक है, कि दूसरी कंपनी से आप लोन उठा सको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये लिबोर मिबोर क्या है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लिबोर और मिबोर कुछ भी नहीं है, बस लिबोर ये कि एक तरीके का एक इंस्टीट्यूशन है लंदन का जहाँ पे जिस पर्टिकुलर बैंक से वहाँ के सारे इंटरेस्ट रेट तय होते हैं कि सबको कितना इंटरेस्ट रेट देना है, सेम जैसे लंदन में वैसे यहाँ M की जगह M फॉर मुंबई हो जाता है, ठीक है, खत्म। नाउ अब यहाँ पे देखो, इमर्जिंग डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एडेड प्रिपेयर्ड बाय JP मॉर्गन चेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये सारे बॉन्ड्स हैं और ये हैं लॉन्ग टर्म में कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड, बियरर बॉन्ड्स। कूपन बॉन्ड्स एक पेज है, उस पर समझ लो 1 2 3 4 5 6। अब कूपन बॉन्ड में क्या होता है, आप इसको लेकर के बैंक में दिया, आपको एक के बदले 100 रुपये मिल गए, मतलब जितना एक कूपन का बराबर, तो एक एक कूपन निकलता रहता है, पैसे मिलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड होता है फेस वैल्यू, जैसे इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है तो ये आपको 3 रुपये में मिल जाएगा, जब आप इसको दोबारा करोगे तो आपको पूरे 5 रुपये मिलेंगे, मतलब 2 रुपये का फायदा। बियरर बॉन्ड्स में इन्हीं में आता है। व्हाट इज गिल्ट एज सिक्योरिटीज? गिल्ट एज सिक्योरिटीज बिकॉज रीपेमेंट इज एश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गारंटी लेते हैं कि हम आपका पैसा देंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वो होते हैं जो इन्फ्लेशन के साथ आपका पैसा बढ़ाता है, जैसे आपने समझ लो आपने ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लिया 20 रुपये में, ठीक है। अब 2019 में आपने ये लिया था, अब 2022 में या 2024 में इस जो 20 रुपये तब के 20 रुपये थे, आज वो इन्फ्लेशन बढ़ के आज के 50 रुपये हो गए, तो आपको आज के हिसाब से 50 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI इशूज देम ऑन गवर्नमेंट बिहाफ, टेन्यूर 8 ईयर्स होता है, यू कैन बाय मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 20 किलो आप ले सकते हो। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो बॉन्ड की तरह पैदा होते हैं लेकिन उनको हम लोग शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, जब कोई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उनको पैसा ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। एंजल इन्वेस्टर, जैसे टाटा अंबानी शौक में किसी कंपनी में पैसा लगाएं कि आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ दिस ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, ब्लू बॉन्ड मराइन प्रोजेक्ट्स के लिए, ESG का मतलब एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के लिए, कैटेस्ट्रॉफी किसी आपदा के लिए, ऑयल इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिफेंट बॉन्ड्स, जब हम 25 साल के लिए बॉन्ड निकालते हैं बेसिकली हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए कि लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो उसे एलिफेंट बॉन्ड कहते हैं। ब्लैक मनी का बॉन्ड बेसिकली ये होता है कि अच्छा, एलिफेंट बॉन्ड्स फॉर ब्लैक मनी, इसका मतलब ये है कि जैसे ये ब्लैक मनी ये है, ठीक है, X के पास, तो हम इससे कहेंगे अपना ब्लैक मनी हमें दे दो और हम आपका पूरा ब्लैक मनी 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको सज़ा नहीं होगी, X% आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बेसिकली सोसाइटी के लिए होता है, माल न्यूट्रिशन हंगर के लिए, ठीक है। जीरो कूपन बता दिया। मसाला बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड। इस साल के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मसाला महाराजा बॉन्ड समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखो, पहले मसाला और महाराजा बॉन्ड जहाँ भी होगा हम उसको समझ लेंगे, ठीक है, इतना आपने समझ लिया, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ मसाला महाराजा बॉन्ड। पहले यहाँ देखो, शेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस, एक होता है ऑर्डिनरी। प्रेफरेंस शेयर पहले इनको पैसे भी दिए जाते हैं और इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर इनको पहले पैसे नहीं मिलते लेकिन वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है।
शेयर यहाँ पे और दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स, जिसमें कांट सेल बिफोर डेट। जो रेस्ट्रिक्टेड होता है उसमें डेट से पहले आप बेच नहीं सकते हो, लेकिन फ्लोटिंग में जब मर्जी बेचो, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना कर लो, बहुत दिमाग मत चलाना, लिटरली कह रहा हूँ, दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कर लो, अगर 20 क्वेश्चन आए 18 आप करके आ जाओगे लिटरली, ठीक है। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है। एबिटा क्या होता है? शोज कंपनीज अर्निंग, कंपनी की अर्निंग लोन इंटरेस्ट देने से पहले, ठीक है। QIP क्या होता है? देखो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस पेंशन होल्डर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस मार्केट में, इनको आता है कैसे खेलना है, क्या करना है। तो व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स ओनली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। ADR GDR, ADR, अब ध्यान से सुनना, कोई एक्स कंपनी है, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है मनी हमारी शेयर मार्केट में, बट वो नहीं कर पा रही है, उसको अभी बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो इन सबसे बचने के लिए वो किसी और को कह देगी जो इंडियन टर्म से फर्म से जुड़ा हो पहले से। तो इसको कहते हैं GDR, और ADR इसी को कहते हैं जब अमेरिका में ऐसा कोई नॉन अमेरिकन कंपनी करना चाहे तो, ठीक है, ठीक है। QIB कौन कौन नहीं है? रिटेल इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो QIB नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या होता है? IPO होता है। पहले IPO देखो, जब हम फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में उतारते हैं किसी कंपनी के, वैसे ही ICO होता है, कंपनी वांट्स इन्वेस्टर्स मनी फॉर लॉन्चिंग न्यू क्रिप्टो करेंसी। स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट मीनिंग एंड एग्जांपल्स, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बाइंग सेलिंग शेयर बॉन्ड्स रिलेटेड टू हंगर, माल न्यूट्रिशन, पोवर्टी, ठीक है, अंडर सेबीज रेगुलेशन, याद रखना सेबी के अंडर है, ठीक है। डीमैट एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक। अच्छा देखो, डीमैट आपको पता है, जब शेयर को हम अपने डिजिटली स्टोर करते हैं उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इन्वेस्टर के टाइप्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स डिपेंडिंग ऑन बाइंग कैपेसिटी। अब ये इंडेक्स में गिवन है, इसको हम वहीं से पढ़ेंगे, बाइंग कैपेसिटी। QIB मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फोर्स मज्यूरे क्या है? फोर्स मज्यूरे इज इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस दैट प्रिवेंट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मीटिंग देयर ऑब्लिगेशन। अब देखो, एक्स ने वाई से वादा किया कि मैं 10 जून को आपसे ये चीज़ें खरीद लूँगा, लेकिन कोविड आ गया, ठीक है, इमरजेंसी लग गई, समझ लो, ये नहीं कर पाए, जिसे कहते हैं फोर्स मजेure हो गया, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। एंकर, दे आर ऑफर्ड शेयर्स बिफोर IPO लॉन्च। अभी IPO लॉन्च हुआ नहीं है, शेयर मार्केट में आया भी नहीं, तब भी इनको पहले मिल जाते हैं, भाई कर लो अगर करना है तो। रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, QIB नहीं होते, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है? भाई अच्छे से समझ लो ये सारी चीज़ें, UPSC 100% पूछता है यहीं से। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट लेंडर बॉन्ड इन्वेस्टर्स फ्रॉम लोन डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा मेनली टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बीटा मेनली टू फाइंड वोलेटिलिटी रिस्क ऑफ अ शेयर। SEBI जो है वो कंप्लेन अवेयरनेस के लिए स्कोर सारथी स्मार्ट चलाता है, डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे SEBI के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, रट लो, मुंबई। स्टैच्यूटरी है, स्टैच्यूटरी चेयरमैन जो होंगे वो 5 साल और 65 साल के लिए रहेंगे, मतलब 5 साल उनका टेन्योर होगा, 65 ईयर्स तक उनकी मैक्सिमम एज हो सकती है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। SEBI बोर्ड चेयरमैन होते हैं, एक ऑफिसर होता है। RBI की तरफ से 20 ऑफिसर्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट प्लस 5 अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ फ्लक्चुएशन इन शेयर मार्केट हैपन्स मोर देन X% देन प्रीवियस डे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉप ट्रेडिंग फॉर Y मिनट्स, ठीक है। अगर देखो, क्योंकि गरीब अमीर दोनों का पैसा लगा रहता है शेयर मार्केट में, तो अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी ना, बर्बाद हो जाएंगे लोग, समझ आ रहा है आप लोग? कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे, कुछ बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है कि जब बहुत फ्लक्चुएशन देखता है ना तो स्टॉप कर देता है ट्रेड मार्केट को, शेयर मार्केट को, कुछ Y मिनट्स के लिए, कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो रुक जाए। T+1 सेटलमेंट में जो भी आपने लेन देन का काम करना है उसको 1 दिन में करोगे, T+2 में 2 दिन में करोगे, T+1 में R में 1 घंटे में करोगे। इलीगल ट्रेडिंग, डब्बा ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट इंपॉर्टेंट कि आपको रट्टे पे आना चाहिए, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग एंड कोलोकेशन क्या है? बेसिकली ये हमारा समझ लो, यहाँ पे हमारा शेयर मार्केट दलाल स्ट्रीट है, ठीक है। लोग इसके आसपास ही लगा लेते हैं अपना ऑफिस। इससे क्या होता है ना, बहुत तेज़ी से इनके पास नेटवर्क पहुंच जाता है, बहुत तेज़ी से शेयर खरीद लेते हैं, इसको कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग कोलोकेशन, ठीक है। तो बाद में खैर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, इसलिए कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा। अच्छा, अडानी की जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, याद है अडानी के सारे शेयर डाउन हो गए थे, तो उसमें फ्लैश क्रैश हो गया था। क्या होता है फ्लैश क्रैश? टर्म टू डिस्क्राइब सडन फॉल इन शेयर प्राइस, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स RDG एट RBI, मतलब रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 में आई थी। अंडर दिस रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑन इट्स ई कुबेर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो इन्वेस्ट कर सके अपना पैसा ई कुबेर के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ इसमें मत पढ़ना, मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ। देखो ये सब आपने पढ़ लिया, गोल्ड एक्सचेंज हमने पीछे कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो रिलेटेड बॉडीज विद सिमिलर साउंडिंग नेम, ये चारों देखो। FSDC चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर, FSB ब्रेन चाइल्ड है G20 का, FATF ब्रेन चाइल्ड है G7 का, ठीक है। एक मिनट मैं आपको इसको ना डिटेल में पढ़ा देता हूँ, 231 पेज नंबर पे है, ठीक है। 231 पेज नंबर पे है, हाँ। देखो FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर, अदर मेंबर हैं 1 RBI गवर्नर, सेबी चीफ, IRDA चीफ, PFRDA चीफ, IBBI चीफ एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फंक्शंस क्या हैं? सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी एंड लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स, कोऑर्डिनेशन अमंग द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेक्रेटरिएट असिस्टेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ G20। फंक्शन फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एट ग्लोबल लेवल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटर बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। FATF हेडक्वार्टर पेरिस है, 1989 में आया था, याद रखना, ठीक है। ये PYQ भी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ G7। इंडिया मेंबर इन 2010 बना है, मतलब फाउंडिंग मेंबर हम नहीं है। कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस, IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन इज द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटीज रेगुलेटर, सेबी इज अ मेंबर, ठीक है। अब सुनो, बहुत ज़्यादा इसमें मत पढ़ो, हो गया हमारा काम। दिस इज दैट, जितना इंपॉर्टेंट था आई हैव कवर्ड दैट। हेज फंड क्या होता है? स्पेशल टाइप म्यूचुअल फंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हु वांट्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, सेबी मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर्सन 1 करोड़। तो हेज फंड उनके लिए होता है जिनको रिस्क लेने में बहुत मजा आता है, मतलब वो इस शेयर में इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन इसके क्रैश होने के 90% चांसेज हैं, तो इसके सफल होने के भी 90% चांसेज हैं। तो ये लोग इसमें पैसे लगाते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, ठीक है। और मिनिमम 1 करोड़ आप कर सकते हो, ऐसा सेबी ने कहा है, मतलब इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते। म्यूचुअल फंड SIP ELSS ULIP, पेज नंबर 233, ठीक है। देखते हैं, टेंशन मतलब आपका सब मैं कवर करवा दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लेना। देखो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, क्लाइंट इन्वेस्ट एंटायर अमाउंट एट वंस, SIP में थोड़ा पैसा देते हैं, ठीक है, मंथली। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इट इज अ सब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर मनी इज लॉक्ड फॉर 3 years एंड इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, इट इज एलिजिबल फॉर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लाइंट इन्वेस्ट मनी इन अ स्कीम वेयर इन सम रुपीज गोज इनटू म्यूचुअल फंड, सम रुपीज गोज इनटू इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। हेज फंड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रिट्स और इनविट्स समझ लेते हैं, ठीक है। देखो रिट्स और इनविट्स, रिट्स हु कैन इन्वेस्ट, इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री, मतलब मिनिमम 50,000 इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो जिनके पास 50,000 रुपये हैं, और इनविट्स में 1 लाख रुपये। सेबी ने डिक्रीज कर दिया, रेड्यूस मिनिमम लिमिट्स इन 29 टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, पहले 10 लाख थी अब 1 लाख कर दिया। देखो इन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट दैट आर सून टू कंप्लीट, ये पैसे किस में इन्वेस्ट करेगा? जैसे कोई फ्लैट वाली बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें बनेगा कि वो पहले बने, ठीक है। ही विल अर्न इनकम फ्रॉम रेंट एंड सेल, एग्जाम्पल ब्लैक स्टोन एम्बेसी ग्रुप। अच्छा, ये क्या करते हैं? एयरपोर्ट में, हाईवे में, थर्मल प्लांट्स में, गैस ग्रिड में, इन सब में ये इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनसे जो आता है ना टोल टैक्स वगैरह कलेक्शन करते हैं, वहाँ से होता है। IRB इंडिया ग्रिड करती है ऐसा काम, ठीक है, समझ आ गया। सॉवरेन वेल्थ फंड पढ़ लो, स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड वेयर इन सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स पार्क देयर सरप्लस फंड, मनी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो रिट्स इन्वेस्ट हमने पढ़ने, सॉवरेन वेल्थ फंड हमने पढ़ लिया, एक्रेडिट इन्वेस्टर की नीड नहीं है, इंडेक्स में ऑलरेडी आगे गिवन है, देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ मैंने नहीं लगा रखा उसको पढ़ने की नीड, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हमने कर लिया, प्रोमिसरी नोट्स आगे इंडेक्स में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 244, ठीक है। लेट्स जंप टू दैट पेज 244। Here is the Competition Commission of India. Now, mark my words, statutory bodies हैं in Ministry of Corporate Affairs, not Commerce, याद रखना, Corporate Affairs statutory bodies हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1970 में मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया कंपटीशन एक्ट 2002 में, विच हैज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 1 चेयरमैन होंगे, 6 मेंबर होंगे। ये अगर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के अगेंस्ट जाना है और उसको कहीं और आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिला, तो आप यहाँ जा सकते हो NCLAT में, ठीक है। हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट IBBI हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है?
तो देखो अमीर लोग हैं जो, वो उनको सरकार कहती है भाई आप इतना पैसा कमाते हो, इतना ज़्यादा पैसा कमाते हो, आपकी अर्निंग का लास्ट के 3 ईयर्स में जो आपने अर्न किया है उसमें का कुछ % आप देश की सेवा में दोगे, गरीबों के लिए, माल न्यूट्रिशन, हंगर, इन सब के लिए। उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। कैपिटल फंडिंग अरेंजमेंट टाइप्स, इसको याद रखना, ऑन द पीरियड ऑफ बेसिस, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक्स। मीडियम टर्म में लोन फ्रॉम बैंक्स, अब यहाँ दोनों में है तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के देखो, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो ऐसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये शॉर्ट टर्म है, आपको इनको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ऑनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, पता है आपको रिटेन्ड अर्निंग्स सब। ठीक है, बोरोड फंड्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स। इंटरनल सोर्स से पैसा कहाँ से आता है और एक्सटर्नल सोर्सेज, ये सारे देख लेना अच्छे से। ठीक है, इंडेक्स गिवन है इसलिए आपको। एनडीएस और सीडीएसएल ये देखते हैं। एनडीएस नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ऑपरेट करता है कि फैसिलिटेट कर सके, इशू कर सके और एक्सचेंज कर सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और अदर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। सीडीएसएल, दिस इज अ इंडिया लिमिटेड, दिस इज अ कंपनी, याद रखना। सीडीएसएल इज द फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बेस्ड इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में है। इनिशियली प्रमोटेड बाय बीएसई लिमिटेड, which thereafter divested its stake to leading banks. CDSL received certificate of commencement of business from SEBI in February 1999. This line is not important, इतना समझ लिया आपने, ये बस इम्पोर्टेंट, यही खत्म है। अब देखते हैं डकार डिक्लेरेशन। डकार डिक्लेरेशन एक रोड सेफ्टी की डिक्लेरेशन, दिस इज अ 2024 करंट अफेयर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेटरी नोट्स, also referred to as the P notes, PNS, are financial instrument required by investors or hedge funds to invest in Indian securities without having to register with SEBI. ठीक है, सेम मुद्दा पार्टिसिपेटरी नोट्स का है कि अगर आपको हमारे सेबी के उसमें पेपर वर्क में नहीं पढ़ना है, हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ये इंडिविजुअल्स के लिए है और जो जीडीआर एडीआर था याद है, वो कंपनीज के लिए है। गवर्नमेंट बॉन्ड डील्स इन चीज़ों से अफेक्ट होती हैं, ये सारा पीवाईक्यूज है इसलिए यहाँ अटैच है। कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बोरोइंग प्रोग्राम, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, ग्लोबल मार्केट सिचुएशन। एडीआर जीडीआर हमने पढ़ लिया, नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम हेयर। बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो, बजट स्पीच, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल। वहीं स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सेटलमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम एक्सप्लेन द प्रीवियस फाइनेंस बिल, बजट एट अ ग्लांस, आउटकम बजट। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और हमारा प्रीवी, तो बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, रिच इनविट्स हमने देख लिया, सॉवरेन वेल्थ फंड हमने देख लिया। भारत बॉन्ड डेप्ट क्या है, मैच्योरिटी 10 ईयर्स के लिए होती है, यूनिट सेंस कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि यार देखो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, यू गाइज हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंट, यू हैव टू कमेंट यार, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो एक पढ़ा रहा हूँ मैं, और किसके लिए कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पिलर खत्म होता है। पिलर 1D, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैं आपको बता दूँ ये पर्टिकुलर पिलर ना भाई सबकी जान खा के रखता है कि इतना बड़ा पिलर हम कैसे पढ़ें। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 200 पेजेस का तो ये पिलर ही है, बट टुडे आई विल टीच यू ओनली दोज थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो प्लीज़ आराम से बैठो, वीडियो अपने सामने चलाओ और अपने ईयरबड्स लगाओ और स्टार्ट करो इस पिलर को सुकून के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? मीन्स ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग इज इन द हैंड्स ऑफ 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल। मतलब जो ऑनरशिप होगी, मैनेजमेंट होगा, ट्रेडिंग होगा किसी चीज़ को करने का, वो 3 अलग अलग लोगों के हाथ में होगा। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ब्रॉड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो हमारे एनएसई ने दिया था। अच्छा, कई बार ना मैं आपको रैंडम टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये रैंडम है, ये इस पिलर से रिलेटेड नहीं है, बट ये है इंपॉर्टेंट, तो बस समझ लिया करो, बहुत तर्क करने की कोशिश मत करो। डोंट थिंक लाइक कि कहाँ से पढ़ा रहे हो, इतना मत सोचो, बस समझ लो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके काम आने वाला है। व्हाट इज बंका इंश्योरेंस? बंका इंश्योरेंस कुछ नहीं है, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यूजिंग बैंक्स एज एजेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको याद है यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है, LIC के बारे में कुछ नहीं पता, लेट्स सी क्या है। 255 पेज नंबर। सो हियर इज द 255 पेज नंबर, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा, यहाँ पे ना उससे पहले LIC के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको।
लाइफ इंश्योरेंस मनी रिटर्न एट मेच्योरिटी एट डेथ। अब ध्यान से देखना, होल लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो होते हैं 35 से 40 साल के लिए। इनमें मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है और डेथ पे भी मिलता है। एंडोमेंट जो होते हैं शॉर्टर पॉलिसी 10 से 20 साल के लिए होते हैं, इसमें भी सब कुछ दोनों चीज़ मिलती है। वहीं टर्म लाइफ शॉर्ट पॉलिसी लो प्रीमियम, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, मृत्यु नहीं हुई तो बीमा किस्त वापस नहीं होगी, पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, जब आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तब मिलेगा, ठीक है। यूलिप में सेम है, एट मेच्योरिटी भी मिलता है, एट डेथ भी मिलता है, ठीक है। यहाँ देखो, लाइफ इंश्योरेंस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस ने दर्पण पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऐप करा है स्टार्ट, ठीक है। वापस अपने उस पर जाते हैं, ये ठीक है। अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको 3 एक्ट रेगुलेट करते हैं, LIC एक्ट 1956, इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDAI एक्ट 1999, तीनों एक्ट इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। PM स्कीम्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। दो यहाँ पे एक PMSBY, PM प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, ठीक है। अब देखो, PM सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के लोग 20 रुपये पर पर्सन, ठीक है। एक्सीडेंट मर्डर, अगर एक्सीडेंट होता है, मर्डर होता है और इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक आंख एक कुछ आपका जाता है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। 20 ऑर्गन्स, मतलब 20 ऑर्गन्स तक का इसमें इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए। अगर 2 ऑर्गन से ज़्यादा आपके जाते हैं, 20 कह रहा हूँ, 2 ऑर्गन से ज़्यादा अगर लॉस्ट होते हैं तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। वही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल के लिए होता है। NRI भी इसमें एलिजिबल होते हैं। पेमेंट रुपीज़ ओनली, पेमेंट जो होगा रुपीज़ में करना पड़ेगा, चाहे NRI हो चाहे इंडियन हो। 436 पर पर्सन। अगर मृत्यु नहीं हुई तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। एनी टाइप ऑफ डेथ 2 लाख रुपीज़, ठीक है। सीजनल इस्टेब्लिशमेंट, कैजुअल वर्कर्स, सम अदर वर्ड्स। अच्छा, सीजनल इस्टेब्लिशमेंट, सीजनल वर्कर्स कौन से होते हैं? जो मौसम आने पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि जैसे मैंगो की कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब जब मैंगो का सीजन होगा तभी वहाँ पे काम करेंगे। कैजुअल वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं आपके यहाँ आके, ठीक है। अब ये ESIC जो है, ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये परमानेंट को भी कवर करती है, कैजुअल वर्कर्स को भी, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है इंडेमनिटी बेस्ड। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम 5 लाख। एक होता है फिक्स्ड कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ध्यान से देखो, बुखार हुआ, आप एडमिट हो गए, यार मैं अगर आपको कह रहा हूँ ना, आप ऐसे एडमिट हो गए तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। समझाने में एक फ्लो आ जाता है। तो जैसे फिक्स्ड है, ये X पर्सन है, ये एडमिट हुआ, तो चाहे इसकी कॉस्ट, इनको ठीक होने में चाहे 10,000 रुपये लगे हों, लेकिन अगर इनका इंश्योरेंस 50 लाख का है ना, तो इनको 50 लाख पूरे मिलेंगे, ठीक है। वहीं इंडेमनिटी बेस्ड में आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी भी आई हो, मैक्सिमम आपको 5 लाख मिलेगा। अगर आपकी 2 लाख आई है तो आपको 2 लाख मिलेगा, 10 लाख आई है तो 5 लाख मिलेगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज हेल्थ सेस? बिल्ड हॉस्पिटलाइजेशन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हेल्थ सेस वो आपसे लेते हैं, किसी अमीर आदमी से लेते हैं, तो वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल बनाते हैं। हेल्थ सेस प्लस कस्टम ड्यूटी फाइनेंस मिनिस्ट्री से मैनेज करती है इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट करता है हेल्थ मिनिस्ट्री, ध्यान से देखना, हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ एजेंसीज, ये तीनों मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना 2018 में स्टार्ट हुआ था। 2 कंपोनेंट है, देखो PMJ के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया पूरा आता है, आयुष्मान CAPF PM सेहत, 3 चीज़ आती है। फ्री इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है ना। PM जन आरोग्य योजना 2018, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेनिफिशियरी SC/CC मतलब सोशल इकोनॉमिक जो पीछे रहते हैं उनके लिए है। 50 करोड़ पीपल इसमें इंक्लूडेड है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, यार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से जो बीमारियां वो भी इसमें कवर्ड है फर्स्ट डे से। ऑल्सो कवर्स 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। नो लिमिट ऑन फैमिली साइज एज, कोई लिमिट नहीं है। कैशलेस पेपरलेस, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। PMJ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कोलाबोरेट विद इंश्योरेंस कंपनी प्लस IRDAI, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्निंग बोर्ड कौन है? चेयरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेंबर कौन है? नीति और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना तेज़ पढ़ा रहे हो, ये आएगा भी नहीं आएगा। इस बार के प्रीलिम्स में ना, इस पर्टिकुलर पिलर से मेरे हिसाब से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 5 आएंगे, लिख के ले लो। और जो मैं बता रहा हूँ ना, उन्हीं में से आएगा, ये भी लिख के ले लो। अगर 7 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 6 तो इसी पिलर से होंगे, डायरेक्ट जो बता रहा हूँ, ठीक है।
जनरल इंश्योरेंस में अदर देन हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं राबी के, जैसे ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कि 2016 में आई थी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है। ये अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज और पेस्ट डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करती है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, तीनों के लिए प्रोटेक्ट करती है। रबी में 1.5% उनको देना पड़ता है। लोग देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर्स कुछ परसेंट देंगे, कुछ परसेंट गवर्नमेंट देगी, तो फार्मर को रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% देना पड़ता है, खारीफ का 2%, पल्सेस का 5%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल ओनर्स नीड टू परचेज इट, इसको खरीदना पड़ेगा, वैलिडिटी 3 to 5 ईयर्स होती है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री निर्विक स्कीम चलाती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ टेक ड्राइवन एड ऑन्स इन मोटर ऑन डैमेज, IRDI पे एज यू ड्राइव हाउ यू ड्राइव। ठीक है, प्रोटेक्ट्स ओनर्स अगेंस्ट थेफ्ट, वेंडलिज्म, एक्सीडेंट, फायर। बेसिकली अगर आप ड्राइवर अच्छे हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे इंश्योरेंस के लिए, ड्राइवर बुरे हो कैसे पता लगेगा ये कितने एक्सीडेंट किए हैं, क्या क्या कलेश चल रहा है, वो सब कुछ देखते हैं। डी टेरिफिकेशन, कार इंश्योरेंस सेफ ड्राइवर का कम रुपए, रिस्की ड्राइवर का ज़्यादा रुपए, चाइनीज इंश्योरेंस सेक्टर में इसको डी टेरिफिकेशन कहते हैं। कैटेस्ट्रॉफी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स क्लाइंट फ्रॉम नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स। जनरल इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस कवर लॉसेज रिलेटेड टू मालवेयर अटैक, फिशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, EIA इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी स्टोर्ड डिजिटली। ओके, री इंश्योरेंस, जब मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ ना, री इंश्योरेंस, EIA इंश्योरेंस अकाउंट, आपको ना तुरंत एक्टिव रिकॉल करना है। दिस वीडियो इज नॉट लाइक कि आप देख रहे हो सिर्फ, यार एक्टिव पार्टिसिपेशन। इफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मिसिंग, यू नॉट एबल टू क्लियर एनी एग्जाम, द डिसिप्लिन इज मस्ट। ओके, री इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 रिक्वायर्ड कहता है इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप भी री इंश्योरेंस करो, कहीं आप ही ना बच जाओ। ठीक है, गिवन बाय बोथ पब्लिक प्लस प्राइवेट। IRDI एक चेयरमैन होता है, 9 मेंबर रीअपॉइंटमेंट होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तेलंगाना हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। बिग इंश्योरेंस कंपनीज दैट आर टू बिग टू फॉलो IRDI, सॉरी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। और यही याद है DSI भी DSIB था, वहाँ बैंक थे जो टू बिग टू फेल थे, यहाँ पे ये है। ठीक है, IRDI बीमा सुगम पोर्टल, कंपेयर एंड बाय पॉलिसी, स्टोर पॉलिसीज डिजिटली। ठीक है, FDI लिमिट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, रेफर हैंड आउट 274। लेट्स रेफर 274 पेज नंबर 274. So here is the 274. FDI limits in insurance sector. FDI is the more than 10% equity share. FDI आपको पता है, FDI रिकॉल करो, अभी याद करो क्या है FDI, रिकॉल हुआ, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटी। ठीक है, कितना है FDI वो देखते हैं। FDI लिमिट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस जो है कॉर्पोरेट, LIC में कितना कर सकते हैं 20%। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो इटसेल्फ है एक्सेप्ट LIC उसमें 74%। इंश्योरेंस इंटरमीडिएट एजेंट ब्रोकर ये सब कितने करवा सकते हैं 100%। हो गया, ठीक है, कम ऑन लेट्स बैक टू द इंडेक्स। नाउ पेंशन पे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा यहाँ पे आओ। NPS स्वावलंबन 2010 की जो स्कीम है। ठीक है, इफ पुअर पर्सन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्वाइंड न्यू पेंशन स्कीम देन गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट 1000 रुपीज पर ईयर 5 ईयर्स इन अकाउंट। ठीक है, बस पेंशन NPS मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, मार्स। ये जो मार्स है ना, एक साइंस एंड टेक में भी है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम वही, अगर न्यू पेंशन स्कीम में आपका नुकसान होता है कुछ परसेंट लाइक 8%, NPS में गवर्नमेंट देगा। ठीक है, अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम ज्वाइन कर रखी है उसमें आपका नुकसान होता है तो 8% तक गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेंशन NPS TV सोमनाथन कमेटी 2023 क्या कहती है, बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिव्यू न्यू पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सजेस्टेड एनी चेंजेस इफ नीडेड। ठीक है, नाउ पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन विद कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, पेंशन 3 मानधन योजना, PM श्रम योगी मानधन लेबर मिनिस्ट्री, PM लघु व्यापारी मानधन अर्बन, ये क्या है, आई थिंक लेबर मिनिस्ट्री, यस यस, PM किसान मानधन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्रीज याद रखना कौन कौन चला रहा है। ठीक है, पेंशन फॉर पुअर में 2 थी, अटल पेंशन योजना 2015 में, PM श्रम योगी मानधन 2019 में लेबर मिनिस्ट्री लेकर आई थी, 2019 है ये। ठीक है, 18 to 40 एज होनी चाहिए। एक सेकंड ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चलाता है इसको। हाँ, नो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स 18 to 40 एज। ठीक है, अच्छा PM जन सुरक्षा स्कीम जो है वो APY PM जीवन ज्योति योजना PM सुरक्षा योजना से मिलकर बनती है। ठीक है, ना पेंशन टाइप्स, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट। यहाँ पेंशन फिक्स्ड होती है, यहाँ डिपेंड करती है परफॉर्मेंस ऑफ शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है,
अच्छा, PFRDA जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 से 65 साल तक, 5 ईयर्स का उनका टेन्योर, 65 ईयर्स तक की एज के लिए हो सकते हैं। टोटल 6 पीपल, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना, अगर कोई इंसान गल्फ नेशंस में जा रहा है, जैसे दुबई वगैरह जा रहा है, कतर जा रहा है, तो उसको ना ये वाला तो लेना ही पड़ेगा, पर्टिकुलर इंश्योरेंस। पेंशन स्कीम जो है इसको करवानी पड़ेगी। ठीक है। इंश्योरेंस, पेंशन जो भी कहो, कंपलसरी है, याद रखना, कंपलसरी है, एक्सट्रीम है बट कंपलसरी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, 2016 में आया था, 2023 डिपॉजिटेड इन प्रधानमंत्री जन धन योजना क्रॉसेस 2 ट्रिलियन रुपीज इसने क्रॉस कर दिए हैं। जन धन रक्षक ऐप बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है। स्मॉल सेविंग्स महिला सम्मान बचत पात्र, इंटरेस्ट 7.5% मिलेगा, मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख फॉर पर एग्रीकल्चर वुमेन। यार समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज सजेस्ट इफ यू नीड एनी चेंजेस इन दीज वीडियोज, इन दीज एक्टिव रिकॉल सेशंस, आई विल 100% इम्प्लीमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, 5 स्टार विलेज स्कीम 2020, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चलाती है। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना 0 to 10 ईयर्स की लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए है। डिपॉजिट एनुअली 250 to 1.5 लाख रुपीज टिल शी रीचेज एज 14, 1 डॉटर ओनली 1 अकाउंट। ठीक है। चिट फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं इसको। ठीक है। वो हमारे जो कहते हैं ना कमेटी है, वो ये वही है। ठीक है। रीफाइनेंस क्या होता है? व्हेन AFI गिव्स न्यू फाइनेंस टू बैंक्स NBFC बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ फाइनेंस दे ऑलरेडी गिवन टू एंड बोरोवर्स। अब ध्यान से सुनना, इतना समझ आ गया रीफाइनेंस। अब यहाँ पे MSME की डेफिनेशन चेंज इन आत्मनिर्भर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, अब ध्यान से देखना, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टर्नओवर है। माइक्रो के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं करना, 5 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। स्मॉल में 10, इसमें 50, 50 to 50 याद कर लो, 1, 5, 10, 50, 50 to 50। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद MSME NPA बोरोवर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबऑर्डिनेट डेट, टेन्योर, इंटरेस्ट नॉट मेंशन्ड। MSME हुज लोन अकाउंट इन NPA 75 लाख तक का लोन यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स, PM स्वनिधि, मैं भी डिजिटल, ये न्यू स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रुपीज अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है। टू स्प्रेड डिजिटल लिटरेसी अमंग स्ट्रीट वेंडर्स। नाउ जन समर्थ पोर्टल 2022 फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। सिंगल पोर्टल टू हेल्प बेनिफिशरीज टू अप्लाई फॉर वेरियस गवर्नमेंट लोन स्कीम फॉर एजुकेशन, एग्रीकल्चर लोन्स। किसान क्रेडिट कार्ड बाय RBI प्लस NABARD, मनी रीपेड विद इंटरेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंशन, यहाँ प्री हार्वेस्ट नहीं है, बहुत लोग ये गलती करके आने वाले हैं, आई नो, इतना मैं डीपली इसको मार्क कर रहा हूँ, पोस्ट है, प्री नहीं है, तब भी वहाँ प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट तीनों था। ठीक है। पीछे इंटरेस्ट सबवेंशन, गवर्नमेंट पेज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोरोवर्स। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में माइक्रो इंश्योरेंस क्या होते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी में बी लाइफ जनरल विद अ वेरी लो प्रीमियम। ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं, क्या इंक्लूड करता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड करता है इंटरेस्ट, पावर सप्लाई फीस, लाइसेंस फीस, कम्युनिकेशन फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, स्किट्स, फॉर फीचर। ठीक है। नाउ इफ यू नो, आई डोंट नो यू गाइज नो और नॉट, गिग वर्कर्स। ठीक है। टेल मी इन अ सिंगल लाइन गिग वर्कर्स क्या है? एक एग्जांपल दे देना, आप सब उनसे रोज मिलते हो जहाँ तक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, कस्टमर्स प्रोटेक्शन एक्ट। अब आप लोग रखो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा दो, भाई नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। सो रिलैक्स। अब यहाँ देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरियस रिपोर्ट्स, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट RBI निकालता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI निकालता है। ग्लोबल माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट बिल एंड मिलिंडा गेट्स का फाउंडेशन निकालता है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग का दे रखा है। बोरिंग फ्रॉम RBI अगेंस्ट इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, रनिंग डाउन ऑफ एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंसेज। जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते उसके अकाउंट में, तो उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंस। इस डेफिसिट को कैसे भरेगा वो? RBI से पैसा लेकर, क्या करके? ट्रेजरी बिल जारी करेगा, RBI इसको पैसा देगा। ठीक है। इंपोर्ट कवर, इसको कंप्लीट करो। IMFC एडवाइजेज एंड रिपोर्ट्स टू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। मैं आपसे एक बात बताऊँ, दिस लिटरली इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई हैव जस्ट मेंशन्ड लास्ट ईयर, दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉपीड इट हियर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। IMF के बारे में, IMFC के बारे में एक बार पढ़ लेना, लेकिन थोड़ा सा। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय यूरो एरिया मेंबर स्टेट्स टू हेल्प यूरो एरिया कंट्रीज इन सेवरल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब मैं आपको बताऊं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि PYQ के एक ऑप्शन में था। आई एम जस्ट एनालाइजिंग द ऑप्शन डीपली। ठीक है। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया
ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर बिकॉज प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। समझ आया इसका मतलब? भारत में जितने भी स्टेट हैं कहीं पे पॉवर्टी लेवल कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ऐसा क्यों है? वो है प्राइस लेवल्स की वजह से। ठीक है, कहीं पे जो राइस का प्राइस है वो 20 रुपीज़ के जी है, ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल, कहीं पे 40 रुपीज़ के जी है, तो इस वजह से ना डिफरेंस है ये प्राइस लेवल्स में। ठीक है, सी